और आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के वो बाद भी है। प्रवास में गिरने के बाद कई बार आपकी पेट की चमड़ी ऊपर आ सकती है। मतलब आप वो खाई कह रही हैं, उस खाई उन खाई को पार करने के लिए ऊपर सीढ़ी लगी रहती है। कुछ वीडियो मैंने देखे, उन सीढ़ियों पे आप एक एक करके ऐसे पाँव रखते हैं और वो जिप 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 बहुत और वैसे हिलती हैं। पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। तेजी से ऊपर भी नहीं आ सकते, 3 सेफ्टी स्टॉप लेकर ही आना है वरना मर जाओगे। ऊपर आओगे तो डीसीएस से मर जाओगे। मेरा शेरपा का दोस्त वहाँ से अलग कलर का जूता उसने खरीदा था, इसलिए उसको पहचान गया। वो जब क्रॉस किया तो उसने कहा मेरा बहनी मर रहा है। उसने कहा हाँ मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। वो इंडियन क्लाइंबर निकले, शरद कुलकर्णी, मुंबई थाने के थे वे। उनने बताया कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, अंजलि कुलकर्णी जी। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाखपदाई ने चेंज किया वो मुझको मिला था। उस एल्टीट्यूड के बाद की डेड बॉडीज़ हम लेकर नहीं आ सकते। उनका इक्विपमेंट, उनका सामान, सब कुछ है। जो भी व्यक्ति मरता है नई नई डेड बॉडीज़ के वो निकल के बाहर आता है। तो बगल से क्रॉस करना है, कई बार ऊपर से क्रॉस करना है, तो वो टाइमिंग सबसे कठिन टाइमिंग होता है। दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसके 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी। बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा है और हमें उसके बगल से क्रॉस करके जाना था। तो वो मेरा मोमेंट सबसे ख़तरनाक था। मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में। जब सांस लेने की कोशिश करते, सांस नहीं आती, आपकी नाभि के पास कुछ इकट्ठा होता है, सारी आंतड़ियाँ टूट रही होती है, पूरी बॉडी से लिक्विड निकलना सकता, निकल जाएगा। ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए? नरेश सक्सेना की कविता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। हम अक्सर फिल्मों किताबों में प्रोटैगनिस्ट के बारे में पढ़ते सुनते देखते हैं कि किसी ने 7 समंदर पार कर लिए, किसी ने कोई चोटी छू ली और पता नहीं क्या क्या कर डाला, और सुनकर बहुत हैरानी होती है। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि जब तक आप खुद एवरेस्ट पे ना चढ़ जाएं, कभी महसूस नहीं कर सकते कि वहाँ पर चढ़ना कैसा होता है, वहाँ क्या लगता है जाकर। आप नहीं महसूस कर सकते स्कूबा डाइविंग किए बिना कि सागर की अतल गहराइयों में आप कितने अकेले होते हैं और कितना रोमांच होता है, या फिर कितना एकाकीपन भी होता है। नहीं मालूम हमें, लेकिन एक लड़की को मालूम है और वो आज हमारे साथ हैं। उन्होंने एवरेस्ट को नापा है 22 मई 2019 को। उन्होंने न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार स्कूबा डाइविंग की है, और वो नहीं जो हमने फिल्मों में देखी है, बल्कि टेक्निकल, जिसमें जान का खतरा भी बराबर होता है, लेकिन उससे पहले जी तोड़ मेहनत की जाती है ट्रेनिंग में। मेघा परमार आपका नाम है। 4 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट माउंटेन आपने क्लाइंब की है एवरेस्ट के अलावा, और इसके अलावा जाने क्या क्या आपकी लिस्ट में है। आपने हर तरह के एडवेंचर को जी कर देखा है, और अभी तो आप लोगों को सिखाने भी लगी हैं। आप पर एक किताब आई है जो मेरे पास है इस वक्त, द एवरेस्ट गर्ल, ब्रिजेश राजपूत ने लिखी है, मंजुल पब्लिकेशन से आई थी। किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं इसे पूरा करूंगा हालांकि, और मुझे बहुत खुशी है आज आप यहाँ हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से आपका ताल्लुक़ है, और वहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं था कि आप एवरेस्ट तक पहुँचेंगी, और देखिए आज आप यहाँ तक आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेघा। तो हम आपके आने से पहले आपकी कहानी पर बहुत हैरान हो रहे थे कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपने एक जीवन में इतना कुछ कर लेता है ना। मगर मन में प्रश्न है कि ये मौत से पंजा भिड़ाने की जो जिजीविषा है, ये कहाँ से आई? मतलब क्यों आपको शौक है कि किसी दिन कोई करतब करते हुए जान चली जाए? ऐसे शुरुआत से तो नहीं था, बट करते करते होता है, समझ में आता है। पहले बचपन में बहुत शरारती थी, तो आपने जो जिक्र किया था सिर के घाव, वो उसकी पहली झलक है कि इमली के पेड़ के झूले से कूद गए तो चोट लग गई, उसमें धूल डाल ली कि मम्मी को खून ना दिखे, ये पहला संकेत था। दूसरा संकेत, पढ़ाई में समझ में आ गया कि पढ़ाई में न्याल नहीं होगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। खेल में जब शुरू किया तो वो खेल की स्पोर्ट्स वाली एज निकल गई,
तो फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ एनसीसी के थ्रू जाना हुआ, वहाँ आनंद आने लगा। अब मुझे लगता है कि वो डर जिसमें पता हो कि मर सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो बस उतनी साहसी बनने के बाद अब वही गेम करने में मज़ा आता है या अच्छा लगता है कि हाँ इसको करेंगे तो या तो ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे, ये करना है। सिर्फ मर ही सकते हैं और क्या होगा? मर ही सकते हैं, सिर्फ क्या होगा। अच्छा, कैसा फील होता है, जैसा मैंने भूमिका में कहा, एवरेस्ट की उस चोटी पर खड़े होकर जो ज़मीन पर नहीं होता, मतलब इतनी मेहनत करके कोई इस चोटी पर पहुंचता है, वो मैं फीलिंग समझना चाहता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, लोग खड़े हैं वीडियो बना रहे हैं 360 डिग्री, चिल्ला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मगर जो अंदर चलता होगा ना, वो तो शायद हम तो कभी महसूस नहीं कर सकते, कभी नहीं जाने वाले। आप बता दो आज। फिर भी उंगली पे गिने जाने वाले लोग ही होते हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं, और शिखर तक पहुंचना सबसे कठिन पार्ट उसका वो होता है कि वो पहले जाने से पहले की तैयारी, उसके लिए नॉलेज। आपको पता हो कि 6000 मीटर पे आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, पेट का एसिड बाहर निकालेगा या चेहरे पे सूजन आएगी या आपको नींद आएगा, तो वो तैयारी करना, उसी में आधी हालत ख़राब हो जाती है। अब आता है जब एवरेस्ट के बारे में हम सोचते हैं तो पैसे के बाद का जो कठिनाई वो सब पूछूंगा मैं। पहले तो मेरा मन यही जानने का है, अंदर क्या चलता है वहाँ खड़े होकर फाइनली पहुंच जाते हैं। यही चलता है कि इस ट्रेनिंग के बाद इतना कुछ लगाने के बाद हम जब पहुंचते हैं तो -52 डिग्री टेम्परेचर, आप वहाँ पहुंचते हो, शून्य में पहुंच जाते हो। उस समय आपका मन ही नहीं करता कि आप हंसो, बोलो, चिल्लाओ, कुछ सेकंड के लिए ठहर जाते हो, बस पहुंच गए एट द एंड। सो वो फीलिंग न जाने कितने लाखों साल की तपस्या करने के बाद जो आपको महसूस होता है, वो आपको वहाँ महसूस होता है क्षणिक भर। कितने दिन रुक सकते हैं हम चोटी पर? बाकी लोगों का नहीं पता, मैंने 24 मिनट बिताए थे वहाँ पे। उसके बाद मेरा टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था और मेरे दाई ने बोला कि, शेरपा दाई ने, कि उंगली के मूवमेंट नहीं रखेंगे तो कट करना पड़ेगा, फर्स्ट बाइट हो जाएगा। सो हम लोगों ने फिर डाउन करना शुरू किया था। अच्छा, मतलब वहाँ आप केवल ऐसा नहीं कि बैठकर ध्यानस्थ हो गए, बल्कि चलते फिरते रहो, उंगलियां चलाते रहो, वरना तो उंगली काटनी पड़ेगी अगर रुक गए। 2019 में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि वेदर विंडो बहुत छोटी थी, 3 दिन की 4 दिन की वेदर विंडो थी। जैसे इसको हम कैसे समझेंगे, फसल बुलाई का टाइम जब आता है, पहले जब किसान होते थे इक्का दुक्का बैलगाड़ी दिखती थी खेतों में, कोई अपने दोस्त का करवा रहा है, ये करा रहा है, क्योंकि मौसम हमें इतना समय देता। समय बदला, अब सारे ट्रैक्टर एक साथ खेत में दिखते हैं। वैसे ही हमारा वेदर विंडो जो होती है अब इतनी शॉर्ट हो गई कि सारे क्लाइंबर एक साथ होते हैं। अच्छा, उनको चढ़ना है, सेम टाइमिंग है। तो 2019 का एक फ़ोटो वायरल हुआ था, कई सारे क्लाइंबर एक साथ खड़े थे, उसमें से 11 क्लाइंबरों की मौत खड़े खड़े हो गई थी ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से। तो ये वो ऐसे सिचुएशन हो गई है कि कई बार हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता, खड़े खड़े आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, अब आप बॉडी मूवमेंट नहीं करोगे तो आपका उस टेम्परेचर में खून भी जमेगा। मौसम बहुत बदल गया है, बहुत बहुत। अच्छा, ये मतलब एक सामान्य परिवर्तन है? असामान्य नहीं हो तो ये माउंटेनियरिंग को मुश्किल बना रहा है? हम सबके जीवन को मुश्किल बना रहा है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में तो क्या होगा, वहाँ बड़े अवलांच आ रहे हैं आजकल, कुंभो ग्लेशियर की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं, बेस कैम्प में जो हम लोगों का ग्लेशियर था वो ख़त्म हो रहा है, एवरेस्ट पे गार्बेज हो गया है, डेड बॉडीज और इन सब का देखने उस पर के बात बाद करूँगा, बड़ा भयानक है वो। और इसके अलावा अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो क्या मतलब इसका ये मतलब माने कि 30-40 साल पहले एवरेस्ट पर जाना ज़्यादा आसान था आज के मुकाबले, अगर इक्विपमेंट्स को छोड़ दूँ? इक्विपमेंट्स के साथ यदि हम कहें तो अब हमारा चढ़ना आसान हो गया है, पर कठिनाइयाँ ऐसे बढ़ गई हैं, एवलांच ज़्यादा आते हैं, अब हैंगिंग ग्लेशियर ज़्यादा होते हैं, स्नो ज़्यादा मेल्ट हो रही है, ये सब प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ गई। तब हमारे पास ये चीज़ें कम थी, ब्लैक ग्लेशियर था तो इजी चीज़ें थी, पर हमारे पास समय इक्विपमेंट कम थे। अच्छा, चोटी की बात, चोटी पर खड़े होते हैं क्या दिखता है, आपको क्या दिखा था? वहाँ से दुनिया के सारे पहाड़ छोटे छोटे नजर आते हैं, जितने आसपास होते हैं। करेक्ट। और हम सब किताब में पढ़ते दुनिया गोल है गोल है गोल है, वहाँ से कर्व दिखता है। हाँ, दुनिया गोल, सच में दुनिया गोल है। वहाँ से एवरेस्ट की परछाई दिखती है, जिससे हम लोगों के लिए प्रूफ होता है। 60 डिग्री का वीडियो बनाते हैं, हमारी सांस उस टेम्परेचर में सांस छोड़ते हैं, वो जम जाती तो उसको तोड़ना पड़ता है। खुद की सांसों की कीमत महसूस होती है और अलग सा महसूस होता है। कोई आवाज़ आती है? नहीं, सिर्फ तेज हवाओं की। तेज हवाओं की।
और मैंने जैसे वीडियोस में देखा तो नीचे बादल दिखते हैं कि बादल से ऊपर आप कैसे जाते हो जिंदा, वो वहाँ समझ में आता है। कैंप 3 के बाद ये सिचुएशन शुरू हो जाती है। हाँ। तो वो कठिन, काफ़ी कठिन होता है कैंप 3 के बाद पहुंचना, क्योंकि उसे डेथ जोन इसीलिए कहा जाता है। वहाँ से आधे लोग तो हमारे सेल्स मरने लग जाते हैं हमारी बॉडी के, और उससे ऊपर है तो आसमान है या भगवान है, वो फील होने लग जाता है आपको। कोई पेड़ पौधा दिखता है ऊपर से? पेड़ पौधे तो 3000 मीटर के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, तो पेड़ पौधे तो नहीं दिखते। ऑक्सीजन का वहाँ पहुँचना भी अपने आप में ऑक्सीजन के लिए संघर्ष है। ऑक्सीजन होती ही नहीं है। कैंप 3 के बाद 7900 मीटर के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेके जाते हैं। सिलेक्टेड पूरे विश्व में क्लाइंबर्स है जो विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किए हैं, पर उन्होंने न जाने कितने सालों की ट्रेनिंग की है खुद के ऊपर। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। बाप रे, किसी भी तपस्या से कम तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि आजकल रोज़ खबरें मिलती हैं, एवरेस्ट चले गए, एवरेस्ट पहुंच गए। ऐसा लगता है कि हाँ अब तो बड़ा आसान हो गया होगा। अधिकतर लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं, उसको भी इस तरह से बताते हैं। और एवरेस्ट पहुंचना, मैं तो ये मानती हूँ कि ईश्वर नहीं चाहेगा, मतलब पर्वत देवता नहीं चाहेगा तो आप नहीं पहुंच सकते हैं। और कई बार ऐसे क्लाइंबर भी पहुंच सकते हैं जिनको पर्वत देवता ने परमिशन दे दी है। तो हमारे पहाड़ की भाषा में कहते हैं कि कभी कभी घोड़े भी नहीं चढ़ पाएंगे, कभी कभी खच्चर भी चढ़ जाएंगे, सिर्फ पर्वत देवता की मर्जी होनी चाहिए। इनफैक्ट आप तो पहली बार में नाकामयाब हुई थी, है ना? तो शुरू से शुरू करते हैं। चलिए पहले चलते हैं गांव। आपके गांव का नाम क्या है? गांव का नाम भोजनगर है। हाँ, तो तब तो आसपास कोई नहीं होगा बताने वाला, ऐसा कुछ होता है। ये तो मैं जब आपको पढ़ रहा था और आपकी कई इंटरव्यूज़ देख रहा था तो मालूम चला कि आप पढ़ते लिखते धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तो आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। हाँ। कौन है आपको बताने वाला कि अरे पर्वतारोहण नाम की एक चीज़ होती है, माउंट एवरेस्ट पे ऐसे चढ़ते हैं, इसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लगती है, कोई जानकारी देने वाले ही नहीं होता है ना आसपास। गांव के आसपास कोई पहाड़ था कभी? नहीं, कभी कोई पहाड़ नहीं। अच्छा, कोई पहाड़ नहीं। पहली बार किसने बताया कि ये भी एक फील्ड है? तो मतलब ये भी कोई फालतू काम नहीं भाई, ये भी एक फील्ड है, इतना आसान नहीं है। मतलब एक न्यूज़ चैनल में मैं इनपुट पे काम करती थी 3000 रुपये के लिए। इंटर्नशिप मेरी MSW की उस समय चल रही थी। तब वो ढीली अखबार पढ़ते थे ढेर सारे, और मैं जीवन में दुविधा में थी। बचपन में सगाई होने के बाद पापा से 1 साल मांगा था कि हमारे कुछ करने दो पापा। तब पढ़ा 2016 में कि MP के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लड़के कौन है? फिर गूगल किया, फिर पता चला कि बछेंद्री पाल जी ने पहली बार सबमिट किया। 8th क्लास में पढ़ा था मैंने, पर मैं भूल गई थी। किताब में पढ़ा। पर उसके बाद अच्छा फिर पढ़ा कि MP से कौन गया। देखा तो एक 32 साल की सोच का गैप है हमारे मध्य प्रदेश में, कि 32 साल पहले हमारे देश की किसी महिला ने चढ़ा, और मैं महिला होने के नाते 32 साल बाद सोच रही हूँ कि एवरेस्ट पे या लड़की ने नहीं चढ़ा, किसी ने चढ़ना चाहिए, अपन को चढ़ना चाहिए। देश में? मध्य प्रदेश में ना? हाँ, देश में तो मैंने बोला ना, बछेंद्री पाल जी ने चढ़ा। बड़ी बात है। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ उसके बाद ही 32 साल, मतलब गैप, सोच में गैप है। हाँ, कोई सोच भी नहीं रहा था। तो आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रही थी? हाँ, तब आपको ये ख्याल आया, तब आपको पता चला कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा, जब हम सोचते हैं, मतलब पहले तो सोचते हैं कोई प्लान, उसके बाद समझ में आता है कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, है ना? कॉफ़ी पीती रही आप, तो कहाँ से पता चला कि क्या क्या योग्यता चाहिए मेंटली, फिजिकली? कहाँ से कोई कोर्स करना है, ट्रेनिंग करनी है? ऐसा भी कोई जानकारी देने वाला नहीं था। हमारे यहाँ एक मातोचित प्रणाम एक योजना थी उस समय, जिसके तहत आपको बॉर्डर पे भेजा जाता था कि जाओ सैनिक कैसे रहते हैं देखो। तो मैं विक्रांत को, INS विक्रांत को देखने के लिए कोचीन गई थी। तो मैं एक मॉल में गुम गई थी, और वहाँ पे हम लोगों को मंगलसूत्र, मतलब एक कार्ड दिया होता था, उसमें से मध्य प्रदेश के अधिकारी का नंबर लिखा होता था। क्या उसको हम सब अपनी भाषा में मंगलसूत्र बोलते थे। तो उसके पीछे मैं गुम होने के बाद उस नंबर पे फ़ोन किया, तो उनका नंबर मैंने सेव कर लिया था। उसके बाद अब मुझे खेल विभाग का, मतलब पहाड़ चढ़ना खेल विभाग का अंतर्गत ही होगा, तो जानकारी लेने के लिए मैंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा जिसने चढ़ा है हम उनसे मिलवा देते हैं। उनसे मिलवाया, फिर उन्होंने बताया ऐसे नहीं होता, पहाड़ चढ़ने के लिए भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कोर्सेज़ होते हैं, क्योंकि आपको पहाड़ चढ़ने के लिए जूते में क्रैम्पोन लगाने होते हैं, ग्लेशियर कितने तरह के होते हैं, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना होता है, बहुत चीज़ें होती है जो आपको सीखने को मिलती है और सिखाया जाता है। तो वो कोर्सेज से शुरुआत हुई। कहाँ से किया था? पहला कोर्स मुझे जुगाड़ से सीट मिली थी, तो मैंने अटल बिहारी माउंटेनिंग, अब तो बता सकते हैं अब क्या है। हाँ, फिर तो वहाँ से सीट मिली। अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ गई आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब
ट्रेनिंग के टाइम ऐसा लगता है कि खतरनाक भी फील होता है। आर्मी के जवानों की तरह दौड़वाते हैं अर्ली मॉर्निंग। क्या क्या करवाते हैं? सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठवाते हैं, खूब दौड़ाते हैं, सबसे दुनिया भर मुश्किल की काम। एक्सरसाइज। आधे बच्चे तो पहले भाग जाते हैं, तो वो खतरनाक मैं उनमें से कहूँगा। हाँ, फिर रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। पत्थर के ऊपर चढ़ना भी कोई कला है, ये हमें तब पता चलता है कि थोड़े छोटे जैब लेकर के हम लोग चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग के शूज़ अलग होते हैं। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कराते हैं वो लोग हम लोगों को। नोट सिखाते हैं ढेर सारी रस्सियों की, कब किसको कहाँ पता चल जाए। फिर आता है ग्लेशियर ट्रेनिंग। ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए हम जाते तो पहली बार ग्लेशियर देखते हैं। फिर वो बताते हैं ग्लेशियर के कितने प्रकार होते हैं, सफ़ेद, ब्लू, ब्लैक ग्लेशियर जो सबसे पुराना होता है। फिर उसके लिए कैसे इक्विपमेंट, क्योंकि ऐसे चढ़ोगे तो फिसल जाओगे, तो क्रैम्पॉन नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे जूते के नीचे लगती है, बूट के नीचे। वो आइसेक्स, उससे ऐसे मार के जगह बनाते हैं, ऐसे पैर के पंजर डालता, तो वो ऐसे जैसे छिपकली के देखे ना आप, दांत हाथ में निकले होते हैं, तो वैसे हमारे दम बन जाते हैं और हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। और ग्लेशियर ट्रेनिंग में तरह तरह की टेक्निक सिखाते हैं वो हम लोगों को। आइस पिटन कैसे लगाना है, अपने साथी को कैसे बचाना है, एकदम सब रड़क जाओगे तो कैसे बचोगे, इग्लू कैसे बनाते हैं, जंगल में छोड़ देंगे तो आपको कैसे सरवाइव करना है। तो सेम कमांडो ट्रेनिंग की तरह हालत ख़राब कर देते हैं। और अंत में एक खूब सुंदर सा बेच, आइसेक्स बोलते हैं उसे, माउंटेनियर का तीसरा लेग बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ बैच आपको मिलता है, तो वो एक अलग सी फीलिंग देता है। तो ये एक तरह का प्रमाण है कि अब आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं किसी चोटी पर चढ़ने की। एवरेस्ट के लिए कंपलसरी है कि आपको बेसिक और एडवांस कोर्स करना कंपलसरी है। एडवांस में और एडवांस टेक्निक सिखाई जाती है। अच्छा। सो एवरेस्ट के लिए मुझे करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स किया। उसके बाद 6000 मीटर के 2 पहाड़ चढ़ना कंपलसरी है। तो एक्सपीडिशन बहुत कॉस्टली होते हैं, तो मुझे था कि एडवांस में एक 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ने को मिल जाएगा, पैसे बच जाएंगे, तो दिमाग उस तरह से चलता था। तो कौन कौन से पहाड़ थे वो जो ऐसे ही चढ़ा देते हैं? मतलब वो तो बेसिक है। नहीं, बाप रे, ऐसे नहीं चढ़ाते, बहुत खतरनाक होता है। आप तो बेसिक बता रही हो। मेरा अगर वो एक्सपीडिशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, मैं गई थी एनसीसी के साथ, फंस गई थी माउंट लद्दाखी के लिए। वहाँ तो हम पूरे खच्चर थे, कुकर भी हमें लेके जाना है, दाल भी हमको लेके जाना है, और ट्रेनिंग तो राम 2 महीने याद आ गए थे। सबने माउंट लद्दाखी सबमिट किया था, और वो एक्सपीरियंस खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाया था। हमने रात की 3 बजे क्लाइंबिंग शुरू किया था, और एक बड़ी वॉल थी, बहुत लंबी वॉल। आप हिमाचल में किसी से पूछिएगा क्षितिधार और इसके पास, हमने उससे पहले आर्टिफिशियल एवलांच कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने क्रिएट करना सीखा था। पहले उसकी बर्फ़ गिराई थी, फिर हम लोग क्लाइंबिंग के लिए गए थे, सबमिट हुआ, फिर फ़ोटो आए थोड़े अच्छे, अच्छा लगा। तो ये सक्सेसफुल एक्सपीडिशन होने के बाद। कितने फीट पे है ये? 6000 मीटर। 6000 मीटर के पहाड़ चढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि एवरेस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका शरीर रिएक्ट कैसे करता है। किसी को नींद आती है, जैसे मुझे नींद आती है तो उसका इलाज है मीठा खाना। अच्छा। तो मैं चॉकलेट लेके रखती हूँ। अच्छा। किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, सबको होती है वैसे, किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी का चेहरा सूज जाता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको पता चल जाता है कि 6000 मीटर पे आपका हाई एल्टीट्यूड पे आपका शरीर रिएक्ट कैसे करेगा, तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें। ठीक। अच्छा, प्रोसेस क्या है फिर? जैसे ये तो एक आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली 6000 वाली, इसके बाद क्या प्रोसेस है? अब आपने तय किया मुझे तो एवरेस्ट चढ़ना है। एवरेस्ट मैंने पहले सोचा था, हाँ। ट्रेनिंग कैसे करनी है मैंने बाद में सोचा था। मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है, अंत मैंने पहले सोचती हूँ, मुझे बाद में पता चला कि ट्रैकिंग ऐसे होती है। पैदल चलने को ट्रैकिंग बोलते हैं, ऐसा था। हाँ, हमने एक सवाल रखा था, पूछेंगे ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में फ़र्क क्या है। ट्रैकिंग मीन्स आप सिंपल बूट्स के द्वारा लंबा चल के किसी ट्रैक पे पहुंच सकते हो। ओके, क्लाइंबिंग में आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है, इसमें प्रोफेशनल टेक्निक, प्रोफेशनल गियर्स, सब कुछ लग सकता है। सो माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जो होते हैं उसमें माउंटेनियरिंग प्रॉपर होती है। तो उसमें पहले ट्रैक एक आपका पार्ट होता है जहां आप आपके बेस कैंप तक पहुंचते हो, ट्रैक के बाद आपका चढ़ाई शुरू होती है। मतलब ऐसे कहिए, पहले एक रास्ता, आप वहाँ पहुँचे, उसका कोई रास्ता नहीं है, आप खुद बना के चढ़ो ऊपर। जो भी आपको, हालांकि एक आइडिया तो होता होगा कि पहले वाले लोग इस तरह से गए हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत इस तरह से जाना है। हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हम द लेजेंड नहीं है, द लेजेंड वो हैं जिन्होंने पाथ बनाया है, हम तो उन पे कदम रख के जा रहे हैं बस, और प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। तो फॉर्म भरना पड़ता है? पड़ता ही होगा। नेपाल सरकार से इजाज़त भी लेनी पड़ती होगी।
क्या है उसमें फीस वीस वगैरह वगैरह? सो हमारा जो एक्सपीडिशन का कॉस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 25 लाख, मेरे टाइम 25 लाख लगते थे 2018 और 19 में जब मैंने किया था तब। ये पैसा बहुत बड़ा मायने रखा था, मतलब 25 लाख रुपए सोचते तब ऐसा लगता है, पर जब ऐसा लगता है ना कि नेपाल गवर्नमेंट को हम लोगों को परमिट फ़ीस देनी होती है 7.5 लाख रुपए, 4 लाख के इक्विपमेंट आ जाते हैं, 90,000 रुपये का हमारा ग्लोबल रेस्क्यू हो जाता है, कंपनीज़ को फ़ीस देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ इंक्लूडेड होती है, और ये पैसा कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो हम ये मानते हैं कि एक्सपीडिशन इसलिए कॉस्टली होता है। आपने द एवरेस्ट मूवी देखी है? शायद काफ़ी पहले। पहली मूवी, पहला एक्सपीडिशन था जो कमर्शियली हुआ था। इससे पहले तक सिर्फ आर्मी की टीम ही बस वही जाती थी। हाँ, इसलिए वो मूवी इसलिए बहुत मायने रखा थी। ये मैं पढ़ भी रहा था, पहले कुछ पहाड़ों पे केवल आर्मी जाती थी, वो उनका एक हिस्सा होता था, पार्ट होता था, अब जाओ, लेकिन लोगों को जाने नहीं देते थे। अच्छा, जैसे अभी भी मैंने जब मेरी जिम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग की थी, वहाँ हवास की ट्रेनिंग होती है। सो हमारे भारतीय जो फौज होती है उसकी एक बटालियन हमेशा ट्रेनिंग करके रेडी रहती है एल्टीट्यूड की, कि कभी भी किसी भी कंडीशन में आवश्यकता पड़े तो हमारे पास एक्मेटाइज किए हुए वो रहें। और हमसे दुगनी कठिन उनकी ट्रेनिंग होती है। हम देखते थे तो हमको लगता था हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। सेम जब मैं एक्सपीडिशन पे गई थी एवरेस्ट के कैंप 1, तो मैंने मेरे शेरपा दाई से यही बोला था कि दाई मतलब हम तो जाके अब टेंट लगाएंगे, बर्फ़ खोदेंगे, पानी पियेंगे अब कि तब हम हाइड्रेट करें। सोचो आर्मी वाले लोग यहाँ पहुँचने के बाद लड़ाई करते हैं, कहाँ से आती है ये उनके पास, मतलब जिगरे में ये ताकत। सही बात है, उनका तो काम उसके बाद शुरू हुआ है। उसके बाद शुरू हुआ है। ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन था। जब मैं अपने शेरपा से बात करती थी तो फील करती थी कि हमसे भी ज़्यादा मेहनत वाले कोई हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। सही। तो फॉर्म भर लिया और सारे सर्टिफिकेट्स मिल गए, पैसे जमा हो गए, और फिर आपके साथ वो सहायक होते हैं जिनको आप दाई कह रहे हैं, जो शेरपा होते हैं, उनका एक काम होता है वो आपको गाइड करें। इन्हें नेपाल सरकार नियुक्त करती है। ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ये गाइड होते हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनको परमिट मिला हुआ है। शेरपा मतलब आपके पहाड़ के गाइड होते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। 5 मीटर आगे चलते हैं हमसे, वो हमें बताते हैं, उनको पता होता है हिडन क्रवासेस क्या है, अनहिडन क्रवासेस क्या है। वो रोप फिक्सिंग की टीम में होते हैं, और मतलब मैं तो उनको हीरोज़ मानती हूँ। तो और उनकी नौकरी है, ये उनकी नौकरी है। नीचे से कोई कभी कभी जाता है, लेकिन वो अक्सर वहीं रहते हैं। नहीं, अक्सर वहाँ नहीं रहते। एक कुंभू रेंज है जिसमें वो लोग अधिकतर शेरपास लोग रहते हैं। कई से शेरपा नहीं, कुछ ही शेरपा जो बार बार जाते हैं। कुछ शेरपा 3 साल काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं, उसके बाद नहीं। पर उनको इसकी एक बहुत बड़ी राशि पे करता है जो भी क्लाइंट होता है। और जो मेरा जो शेरपा दाई था वो भी अपनी लाइफ में 4 बार गए थे। सो ये क्योंकि वो कुंभ रेंज में रहते थे, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी डिस्कवरी पे देखा था कि उनके लंग्स हमारे लंग्स से बड़े हैं, या वो ज़्यादा एडवांस होते हैं, या उनका काम ही वो है। और हम लोगों के तो एक ही बार में हालत ख़राब हो चुकी होती है। दाई शब्द बोलते हैं आप? नेपाली में भाई मतलब दाई, बहनी मतलब बहन। तो मैं उनको दाई बोलती थी, वो मुझको बहनी बोलते थे। अच्छा, आपके दल में कितने लोग थे? हम लोग जब बेस कैंप पहुँचते तब तो काफ़ी सारे अंग्रेज़ों की टीम आ रखी होती है। मेरे साथ पोलैंड से एक क्लाइंबर थे, एक अर्जेंटीना से थे, एक ईरान से थे, एक इटली से थे, जिनसे मुझे पता चला कॉफ़ी इतने प्रकार की होती है। और मेरे साथ जो पोलैंड से थे, मुझसे भी मेरे को लगता था कि मेरे को कुछ इंग्लिश नहीं आती, मुझे पता चला रही इनको तो मुझसे भी कम आती है। तो वहाँ हमें गोरी चंडी देख के लगता है इनको तो इंग्लिश आती होगी। फिर पता चलता है हम भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही। ईरानी जो हमारे क्लाइंबर थे वो फ़ोन में ऐसे ट्रांसलेटर ला के ऐसे करते थे। पर हम सब सिर्फ खाना खाने के लिए साथ में बैठते थे, जो हमारा सूप और ये सब आता था। बाद में आप और आपका शेरपा होता है, और एक टाइम के बाद तो ऐसी कंडीशन आए जहाँ आपकी मौत सामने है। कई मैं तो लकी थी कि मेरा शेरपा साथ था। कई बार आपका शेरपा भी आपका साथ नहीं रहता है, आप और आपका शरीर होता है। तो एट द एंड टीम मतलब आप अकेले हो। वो तो है। तो बेस कैंप जिसे हम कहते हैं वो है कहाँ और कितनी ऊंचाई पर है? जो हमारा टेंट सेट था उसकी हाइट थी 5345 मीटर। सो वो बेस कैंप होता है। बेस कैंप मतलब दिल्ली जाने से पहले आपने टिकट बुक करी है कि मुझे दिल्ली जाना है, पर ट्रेन जाना है, ट्रेन से पहुंचना है, तो एक तरह का स्टेशन हो गया, वहाँ पर सब इकट्ठे हैं। अब यहाँ से चलेंगे। अच्छा, तो हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे, उस वक्त कितने लोग आपकी टीम में थे जब आपने शुरू किया फिर बेस कैंप से? मैं और मेरा शेरपा। बस आप 2 लोग गए थे? हाँ, 2 लोग ही होते हैं अधिकतर। टीम होती है टेंट तक, हम डाइनिंग टेंट तक बस। इसके बाद आप और आपका शेरपा होता है।
और कई बार शेरपा भी सांस छोड़ सकता है, आप अकेले हो, तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब जो है पहाड़ चढ़ने का मौसम थोड़ा छोटा हो गया है और सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि अब इन्हीं दिनों में जाना है। तो जैसे आप 2 गए तो कितनी पीछे बाकी कोई आ रहा होता है, कितनी आगे कोई आगे आ रहा होता है? पहाड़ों पे एक चीज़ है कि बेबी स्टेप, आपको रुकना नहीं है ना, आपको वापस आना ही होगा अधिकतर, इसलिए स्लोली एक पेस में चलते रहते हैं। हम लोग जब चलते हैं रात को क्लाइंबिंग करने के लिए, हमारे साथ किसी और टुकड़ी की कोई टीम आएगी, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो आगे निकल सकता है क्रॉस करके। क्रॉस करना भी लाइफ रिस्क होता है, बहुत मुश्किल से क्रॉस किया जाता है कई जगह पर, कई जगह वेट भी करना होता है। सो कैंप 1 कैंप 2 तक तो कोई क्रॉस कर सकता है। कैंप 2 कैंप 3 और कैंप 4 का जो रास्ता होता है, आपके से आगे वाला बहुत स्लो भी चल रहा है तो भी कई बार आपको धीरे धीरे उसके पीछे चलना पड़ेगा, और सबमिट के टाइम ये ज़्यादा होता है। सो सबसे कठिन कुंभू ग्लेशियर इसलिए माना जाता है कि पॉपकॉर्न की तरह बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिलाएँ हैं वहाँ पर, जहाँ आपका मेंटली चैलेंज आपको पता चलता है कि हम लोग जब देखते हैं कि एक बहुत अच्छा क्लाइंबर आया जिसके 6 पैक है, फिट बॉडी, हमको लगा हम लोग इसके सामने कुछ नहीं है, पर जो बड़ी बड़ी लेडर्स जब लगे होते हैं सिलाओं के बीच में बर्फ़ के, वो लेडर जुप जुप करता है और एक रोप पतली सी होती है और पैर कपकपाते हैं, तो वहाँ 70% मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है और 30% फिजिकल स्ट्रेंथ काम आती है, और आधे लोग वहीं से गिव अप कर देते हैं वापस। सो कुंभू ग्लेशियर को पार करने के लिए मैंने जब किया था तो 46, एक बार 48 ऐसे लेडर्स लगे थे। लेडर्स में आपको पैर दूर करना पड़ेगा, क्रैम्पोन आपका ही पैर फाड़ सकता है, आपकी इक्विपमेंट फाड़ सकता है, क्रैम्पोन उलझ सकते हैं, आप क्रवास में गिर सकते हो। क्रवास में गिरने के बाद कई बार आपकी पेट की चमड़ी ऊपर आ सकती है। मतलब आप वो खाई कह रही हैं? उस खाई, उन खाई को पार करने के लिए ऊपर सीढ़ी लगी रहती है, कुछ वीडियो मैंने देखे, उन सीढ़ियों पे आप एक एक करके ऐसे पाँव रखते हैं और वो जिप 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 बहुत और वैसे हिलती हैं। तो वो सबसे डेंजरस टाइम होता है क्योंकि आपका दिमाग ना पैरों को ऐसे कपकपा रहा होता है, और आप नीचे देख रहे हैं तो और नीचे देख रहे हैं तो और भी, और उसके बाद आपके जब क्रैम्पोन एक के बाद एक रखते टक टक आ जाती है, पर आपको ये है कि उलझ ना जाए। कुछ लोग जब उल्टा गिरते हैं ना, तो मैंने एक तो बताया कि पेट की पूरी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि आप क्रवास में गिर गए, टीम आई आपको रेस्क्यू करने के लिए, आप हाइपोथर्मिया से मर चुके होते हो, ठंडा, और पानी में नीचे नदी जैसी बहती है तो आप नीचे नीचे भी जा सकते हो, तो ये डेंजरस हो जाता है, इसलिए हाँ। सबसे लोगों की मौत किस जगह पर होती है? एक तो कुंभू ग्लेशियर में, वहाँ कई लोग सेफ्टी प्रॉपर नहीं लगाते, क्रवास में गिरने से बहुत सारी चीज़ें हैं, और कैंप 1 में कई लोगों को समझ में आया था कि उनको हाई एल्टीट्यूड गड़बड़ कर दिए, खून की उल्टियाँ, पेट का एसिड बाहर आना, रात को हो रहा है तब तक हेली रेस्क्यू तो सुबह होगा ना। ये कैंप 1 से शुरू हो जाता है? हाँ। कितनी ऊंचाई पे? 6100 मीटर। बाप रे। और ये तो कैंप 1 है? कैंप 1 है, मतलब जिसको चढ़ने में हमको रात की हमने 1 बजे चढ़ाई शुरू करी, दूसरे दिन सुबह 9 बजे हम पहुँचे कंटिन्यू चढ़ने के बाद। और उसमें डेंजरस चीज़ ये होती है कि कभी भी एवलांच आ सकता है। हम जब कुंभू ग्लेशियर को पार करते हैं तो हैंगिंग ग्लेशियर है आसपास, तो बड़े बड़े एवलांच आ रहे होते हैं। और कैंप 1 ऐसा लगता है चारों तरफ पहाड़ों के बीच में हम ऐसे लगे हुए हैं, हेडेक हो रहा है बहुत तेज, और महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मैं उन्हें बताना चाहूँगी। हाँ, मैं पूछना भी चाहूँगा कि पुरुषों और महिलाओं में, हाँ बिल्कुल, हम बात भी कर रहे थे कि उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि फ़र्क क्या हो जाता है, कि चैलेंज कितना बढ़ जाता है। तो वहाँ हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो कई बार कुछ महिलाओं को पीरियड्स 2 महीने कंटिन्यू होते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, पर वो इतना ज़्यादा फ्लो में कंटिन्यू हो रहा होता है कि वो येलोइश में बदल जाता है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की एक चीज़ होती है, तो मैं सैनिटरी पैड यूज़ करती थी, तो पैर ऐसे हो जाते हैं कि चिंपांजी की तरह मन करता है चलने का, आपको कष्ट हो रहा है पर आपको चलना है। फिर हमारा जो डाउन सूट नीचे का होता है, हम हार्नेस पहन लेते थे, ऐसे पुरुष को निकालने में आसान होता है, महिलाओं को नहीं होता। हम पानी कम पीती इसलिए हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, हमारे होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो महिलाओं को चैलेंजेस ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पुरुषों को ये होता है कि ये चीज़ें फेस नहीं करनी होती, फिर भी 60% महिलाएं क्लाइंब करती है, 40% मेन करते हैं। क्या बात कर रही हैं? आप रिसर्च करके देखिएगा। वाह। मेंटल स्ट्रेंथ ये बताता है कि सिर्फ शरीर से मजबूत होने से कुछ नहीं होता है भाई। पहाड़ तो ये सिखाते ही है, 70% मेंटल फिटनेस काम आती है, 30% फिजिकल फिटनेस काम आती है। कमाल, कहाँ खड़ा है, गजब। अच्छा, जब कैंप बोलते हैं तो कैंप में होता है क्या? खाने पीने का सामान होता है? सुन के लग रहा है वहाँ तो राहत मिलती होगी।
सो ये 12 दिन का ट्रैक करने के बाद हम लोग बेस कैंप पहुंचते हैं। बेस कैंप में हमारा टेंट पहले 12 दिन आप ट्रैक करते हैं और फिर बेस कैंप है वो। हाँ, फिर बेस कैंप में पहुंचने के ये बात पहले बतानी थी आपको। कुछ लोग बेस कैंप से वापस हो जाते हैं। नहीं, जो क्लाइंबर होता है अधिकतर क्लाइंब करने के लिए कैंप 1 तक जाते हैं। कैंप 1 के बाद गिव अप ज़्यादा लोग करते हैं। सो जो ट्रैकर्स होते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने वाले लोग, वो बेस कैंप तक जाते हैं। हम लोगों की वहाँ से चढ़ाई असली शुरू होती है। हम पहले ये लोग भी कई बार बोल देते हैं हम एवरेस्ट तक गए। ऐसा होता है क्या? क्योंकि हमें इतने लोग मिलते हैं कि हम पहुंच गए। अब आप बोलोगे मैं एवरेस्ट गया हूँ। अब आप ये मेंशन करो कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया हूँ। हाँ भाई। तो मैं चेन्नई के स्टेशन पे खड़ा हूँ और दिल्ली की ट्रेन आने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता मैं दिल्ली गया हूँ। मुझे ट्रेन में बैठना पड़ेगा, दिल्ली पहुँचना पड़ेगा। जब हम लोग, हमारा जो टेंट होता है नीचे बर्फ़ होती है, हमको पता होता है नीचे पत्थर होता है, बेस कैंप में मोराल होते हैं बहुत सारे, तो शरीर बन जाता है नीचे। हम लोग टेंट चेंज करते रहते हैं, फिर सारे इक्विपमेंट की पूजन करते हैं, लामा आता है और उसके बाद चढ़ाई शुरू होती है, पूजा पाठ करके। पूजा पाठ उसके उन्हें माफ़ी मांगते हैं पहाड़ से। ऑफ कोर्स सब मांगते हैं। माँ चौमोलंगा बोलते हैं वहाँ की भाषा में। तो हम लोग सागर माथा माँ को इन सब की पूजन करते हैं। उसके बाद कदम रखते हैं। उसके बाद रात पाँव रखना भी अपवित्र करना माना जाता है। हम लोग जो क्लाइंबर और अनट्रेंड क्लाइंबर में ये अंतर होता है। हमें पहाड़ की इतनी इज्जत करने सिखाई जाती है कि हम लोग पॉटी बैग लेके साथ में जाते हैं जो हम वापस लेकर आते हैं। हमें ये पता है कि ये पहाड़ को कितने सालों सदियों तक ख़राब कर देगा, और जो नहीं होगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चॉकलेट खाएगा, रेपर छोड़ देगा। और आपको पता है एक बार रेपर गिरने के बाद वहाँ ग्लेशियर प्रॉपर, मतलब जितना भी स्नोफॉल होगा वहाँ जमेगा नहीं। सो हम लोग ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखते हैं। ये तो जो आपके बाद आने वाले लोग उनके लिए और ख़तरा बढ़ाना है। बिल्कुल। इसकी शिकायत नेपाल अब से बहुत होती है अब कि यहाँ पर हम बंद करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो गंदगी फैलाते हैं, कोई मानने को राज़ी नहीं है और अब बढ़ गया है वहाँ पर। ओके, तो मैं वापस आ गया बेस कैंप, ऊपर थे हम तो बीच में। हाँ, तो कितने कैंप्स हैं ऐसे और कितने दिन लगते हैं? एवरेस्ट के 4 कैंप हैं। पहला बेस कैंप हो गया, और बेस कैंप के बाद कैंप 1 के लिए हम रात को क्लाइंबिंग करते हैं कुंभू ग्लेशियर पार करने के बाद 6100 मीटर पे, जहाँ हम पहुँचते हैं, जहाँ ऑक्सीजन कम होता है तो सपने आना बंद हो जाते हैं, हेडेक होता है। सपने आने बंद हो जाते हैं? मेरे को ये था कि मेरे को कुछ इंगेज तो होना चाहिए ना प्रभु जी, पर मुझे सपने, क्योंकि ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है। हमारा दिमाग के पास ऑक्सीजन वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाएगा, तो अब आप क्या करोगे? नींद आती ही नहीं है, हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है आपको, तो बहुत कष्टदायी रात होती है, पर वो आपको बितानी पड़ती है ताकि आप एक्लिमेटाइज हो। वोमिटिंग आती है बार बार, सब चीज़ें होती हैं, और बार बार आपको बर्फ़ खोदना है, पिघलाना है, पानी पीना है, आपको हार्ड फूड काम नहीं करेगा तो आपको सूप पीना है। वहाँ पे पहाड़ों पे हम लोगों का पहले फेट ख़त्म होता है, मसल्स ख़त्म होता है, धीरे धीरे सेल्स बनना शुरू होते हैं, तो ये फेट ख़त्म होने वाली चीज़ें। अब हम फिर वापस आते हैं। अब हम 2 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले रोटेशन के लिए जाएंगे। अब हम रात को चलेंगे 1 बजे सुबह। अच्छा, उस पड़ाव पे आप 2 दिन रुकते हैं? 1 दिन 1 रात। 1 रात रुके, वापस आ गए बेस कैंप। अच्छा। यस, अब हम फिर से जाएंगे, रात को निकलेंगे, सुबह 9 बजे पहुँचे, 1 घंटे वेट किया, बस पानी वानी पिया, उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे कैंप 2 मतलब जिग जैग का रास्ता 6500 मीटर। वहाँ हम 7 बजे पहुँचते हैं, तो एक लंबा टाइम होता है कैंप 2 तक पहुँचने का। तब तक आपका चेहरा जल चुका होता है, यहाँ से खून टपकना शुरू हो चुका होता है, रुमाल रखना होता है आपको, तो वो चैलेंज ज़्यादा हो जाता है। कैंप 2 में हम 1 रात बिताते हैं। कैंप 2 तक हेली रेस्क्यू हो सकता है। कैंप 2 में किसी भी क्लाइंबर को समझ में आता है कि मैं ऊपर जा पाऊंगा या नहीं। आपका शरीर दिखा देता है आपको, वहाँ ये मसल वाली स्ट्रेंथ काम नहीं आती, वहाँ मेंटल, आपका इनर सोल, सब कुछ समझ में आ जाता है लोगों को। कैंप 2 के बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग फिर अंतिम रोटेशन के लिए जाते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 को टच करके आते हैं। 7000 मीटर के लगभग है वो। फिर हम वापस आते हैं। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट होता है। वापस आने वाली प्रक्रिया क्या है? क्यों? एक्लिमेटाइजेशन। क्या? हिंदी में समझाइए मुझे। जैसे ठंड के बाद गर्मी आपको अचानक सूट नहीं होती, हाँ, धीरे धीरे सूट हो जाती है। हाँ। उसके लिए आप क्या करते हैं? आम का पन्ना पीते हो, अच्छा, हल्के कपड़े पहनते हो, उपचार करते हैं, हवा में रहते हो, हाँ। है ना, यही चीज़ें होती हैं। मच्छरदानी लगाते हो, तो वैसी चीज़ें हैं। तो पहाड़ पे आप अचानक से सूट नहीं होते हो, वो एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड है। ओके, ऊपर गए फिर नीचे आए, गो हाई स्लिप लो,
इसका एक वो होता है कि ऊपर जाओ, एक बार टच करके आओ, फिर नीचे हमें तो लगा था ऐसे ऐसे चढ़ते जाते होंगे, रुकते होंगे, चढ़ेंगे, रुकेंगे, वापस आते ये हैं। 2 महीने का रोटेशन यही होता है, एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड होता है ये। फिर हमने कैंप 3 टच किया, 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ हवा की रफ्तार 120 प्रति घंटे के उससे होती है, जहाँ लोगों को चिलब्लेन हो जाता है। यहाँ समझ में आता है कि ठंड की वजह से आपके शरीर पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोगों को वहीं से फर्स्ट बाइट के फर्स्ट सिम्टम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। लोग उड़ भी सकते हैं वहाँ से, टेंट तिरछा लगा हुआ होता है वहाँ पे। फिर अंतिम रोटेशन होता है सबमिट पुश, जब हम हमारे माँ बाप से बात करके जाते हैं फ़ोन पे, आपस में सब शेरपा एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद हमें पता होता है कि हम जितने गए हैं, जा रहे हैं, उनमें से कुछ वापस नहीं आएंगे। तो ये बहुत इमोशनली टाइमिंग हो जाता है थोड़ा सा, सबको होता है। मुझे तो मेरे रिश्तेदार पड़ोसी तक याद आने लग गए थे दूसरे। जीवन आपका 2 बार रिपीट हो चुका था इस दरमियान। आपके पास पहाड़ है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको सब अच्छे लगते हैं, सबको माफ़ कर देते हो, सबसे क्षमा मांग लेते हो, सबको सॉरी बोल देते हो, आपको पता है आप निपट भी सकते हो। तो अलग अलग सा माहौल हो जाता है। देन सबमिट पुश। हंसी तो आ रही है मुझे, पर घबराहट हो रही है। बाप रे बाप। ओके, और एवरेस्ट की उस चोटी तक पहुंचने में कितना दिन लग जाता है? मेरा इंटरेस्ट वो जानने में, बेस कैंप से वहां तक 2 महीने का समय लगता है कैंप। 2 महीने लगते हैं हमें इस पूरी प्रक्रिया में, रोज ये सब। हाँ। ना वैसा खाना, ना वैसा पीना, कोई दिनचर्या वैसे नहीं ऐसे हम नीचे करते हैं। और रियल चैलेंजेस यहाँ से शुरू होते हैं। कैंप 3 के बाद हम सब पढ़ते हैं गार्बेज। वो डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। उस एल्टीट्यूड के बाद की डेड बॉडीज़ हम लेकर नहीं आ सकते। उनका इक्विपमेंट, उनका सामान सब कुछ है। जो भी व्यक्ति मरता है, नई डेड बॉडीज़ के वो निकल के बाहर आते हैं। ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो बगल से क्रॉस करना है, कई बार ऊपर से क्रॉस करना है। तो वो टाइमिंग सबसे कठिन टाइमिंग होता है। और हम गार्बेज बोल रहे हैं उसको यहाँ बैठे अब जरा सोचो वो गार्बेज क्या है। तो किसी के भाई बेटे हैं सब। वो टाइमिंग सबसे उन शव कठिन के ऊपर होता से है। आप गुजर के जाते हैं। कभी बगल से जाते हैं, कभी ऊपर से जाते हैं। तो कैंप 4 में तो बहुत सारी डेड बॉडीज का हब है। हाँ, एक जगह बता रही थी कि शायद उतना ही परिवर्तन होता है, बस कि चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ जाता है, बाकी बॉडी सुरक्षित रहती है। मैं आज या आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। 25 अभी आप रिसेंटली आप एक अखबार में देखिएगा, एक क्लाइंबर का बूट और पूरा वो मिला है। 25 साल बाद भी हम वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना माइनस में है। मैं बता रहा था, एक भारतीय वायुसेना का शायद कोई जहाज़ क्रैश किया था वहाँ, कुछ लोग मिले, कुछ नहीं मिले। तो उनके बेटे जो रहे होंगे वो भी गुजर गए, अब उनके पोते हैं वो हैं। तो उन्हें सूचना मिली कि आपके जो दादा थे जो क्रैश में मारे गए थे, अब उनका शव मिला है, और वो शव गांव पहुंचा। तो उन्होंने जिन दादा की कहानी अपनी दादी से सुनी थी कि कभी गए थे और वहाँ क्रैश हो गया, लौटे नहीं, अब उन दादा को उन्होंने मरणोपरांत उनका शरीर देखा और अब दाह संस्कार किया। ऐसा होता है, पर पहाड़ की वो लाशें वापस नहीं आती। हाँ, इसीलिए पहाड़ पे हमारे यहाँ एक फाकदीन एक जगह है, उसके पास पत्थरों के ऊपर हर जो भी क्लाइंबरों की फैमिली है वो सिर्फ सांकेतिक रूप से उनको याद करने के लिए आती है। कई सारी बनी हुई है। कैंप 4 में आप जब देखते हो कि सामान पड़ा हुआ है, डेड बॉडीज़ को स्लीपिंग बैग में रखा हुआ है, तभी आपका मन कहता है कि ये भी वही था क्लाइंबर, मैं भी वही हूँ। कई बार आपका मन करता है कि यार इनको वापस लेके जाना चाहिए। बहुत सारे मंथन आपके मन में चल रहे होते हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। सबमिट पुश के पास जब हमारा एक जगह है बालकनी, वहाँ आप डेड बॉडीज़ को बैठे हुए देखते हो, आपको ऐसा लगता है कोई इंसान बैठा हुआ है, पर रियलिटी में उसकी इतनी चीज़ बर्फ़ से ढक गई है, वो बैठा हुआ जैसा फील होता है आपको। तो ये चीज़ें आपको डुप्लीकेट होने से बचा देती हैं। बाद में आने के बाद आप एक ही आपका चेहरा होता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल फीलिंग, आप डुप्लीकेट ख़त्म हो जाते हो, क्योंकि आप उतनी करीब से सब चीज़ें रियलिटी को देख कर आते हो। सिर्फ एवरेस्ट नहीं देखते आप, बल्कि जीवन की सच्चाइयाँ भी देख के आते हो। सहमत। वो भी यहाँ नहीं दिखती, वहाँ दिखती है जहाँ कोई नहीं होता। सहमत। उफ। तो लाशें देखी, ये सब देखा, और आप उन्हें पार करते हुए चोटी पर पहुँच गए। वहाँ क्या प्रोसेस होता है उन 24 मिनट में? आप क्या क्या करते हो? जो SOPs होती होंगी ना कुछ। मतलब चोटी में पहुँचते समय सबसे ज़्यादा पैर ठंडे पड़ते हैं। मेरे शेरपा मुझ पहुँच गया, वो बोल रहा भाई नहीं इतना सा है। उस समय से लग रहा बस पहुँच गई, पर पैर नहीं उठ रहे थे, थोड़ा सा बचा था। मतलब 10 मीटर पहुँचने में मेरी हालत टाइट हो रही, नीचे तलवे तक ठंडा फील हो रहा था मुझको। मैं पहुँची और धम से बैठ गई। आप मेरा एक फ़ोटो देखेंगे, उसमें मेरा इंडिया का फ्लैग मेरे पैर पे रखा हुआ है,
उस समय मुझे खोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही। वो फ़ोटो जो है वो सबसे सुंदर फ़ोटो वही आया था, बाकी सब ब्रल हो गए थे क्योंकि। तो मैं बैठी हूँ और मैं शून्य में पहुँची हूँ। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने रिएक्ट करना शुरू किया कि इंडिया का फ्लैग निकालना है, फिर पिक्चर क्लिक करना है, सब तरफ देखना है 360 वीडियो का सब नज़ारा, शेरपा को गले लगाना, दाई हम लोगों ने कर लिया। ये फीलिंग जो होती है उसके बाद आती है, उसके बाद प्रोसेस सुना आप उसके बाद शुरू होते हो। पहले तो ये लगता है कि थक गए बैठ गए, फिर वापस आते हो आप अपने आप में, शून्य में पहुंच जाते हो आप। आपको ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, कुछ फील नहीं होता। आप इन 2 महीनों में रोज थोड़ी चढ़ते होंगे, रोज चढ़ते हैं? बेस कैंप में भी रहते हैं ना, तो आसपास एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए जाते हैं। उतना करते रहते हैं और फिर एक दिन तय होता है कि अब हमें या उस दूसरे बेस तक पहुंचना है, फिर वहां रुकते हैं। कैंप 1 कैंप 2। हाँ, कैंप 1 में पहुंचे, फिर रुकते हैं कुछ दिन, इधर उधर चलते हैं, 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन रुकते हैं, फिर चलते हैं। हाँ, अब लास्ट में जो समिट पुश होता है उसके लिए वेदर विंडो देखते हैं, जो मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, केवल तब जाते हैं कि अब है इन दिनों में, अब सबसे आखिर में आपको चढ़ना है, ठीक है। उसके लिए वेदर विंडो देखी जाती है। तो ये मई के महीने का अंतिम जो समय होता है, 19 तारीख से लेके 25 तारीख के समय का बीच का। पहले लंबा था, अब तो बहुत शॉर्ट हो गया। जो डेट दी जाती है वो भी सही नहीं होती है। और आप 22 मई को पहुंची थी? मेरा 22 मई को समय। हाँ, और रात को चढ़ते हैं ज़्यादातर? क्लाइंबिंग हम रात को इसलिए करते हैं क्योंकि दिन के समय सूरज की किरण से, जो मैंने बताया ना हैंगिंग ग्लेशियर, वो क्रेवासेस बोल रही हूँ मैं, कि एवलांच ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, हाँ, हमारे रात के समय बर्फ़ जमी हुई होती है ना, तो क्रैम्पोन में चलने में आसानी होती है। दिन के समय वो मेल्ट होती है, तो अब एक ही जगह ऐसा लगता है रेत में पैर यहाँ के यहाँ डालो तो एनर्जी बहुत जाती है। अच्छा, जब चोटी पहुँचे झंडा वंडा गाड़ना होता है? झंडा वहाँ तो मैंने देखा चोटी बहुत सारे लगे हुए हैं। नहीं, कुछ लोग नेपाली फ्लैग लाते हैं, अपनी कंट्री का फ्लैग लाते हैं। मेरे को तो वही, मेरा माउंटेनियर वाला जिगरा नहीं बोल रहा था कि नहीं यार ये नहीं डालना है यहाँ पे। फोटो खींचा, मैंने वापस अपने बैग में डाला। मैं गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा अपने साथ लेके गई थी और मैं जिनसे बात करती थी तो मैं उनको लेकर गई थी और मैंने उनको दिखाया था, अपन दोनों पहुँच गए हैं बप्पा, अपन दोनों पहुँच गए हैं। तो और कितना बड़ा है ऊपर चोटी, कितनी दूर तक घूम सकते हैं आप? जैसे आइसक्रीम खाई है आपने कभी? बहुत। तो आइसक्रीम खाने के बाद एकदम ऐसा शेप बन जाता है ना। हाँ, तो वो हाँ, तो नेपाल साइड से वो शेप ऐसा है, चाइना साइड से वो ऐसा है बस। तो वो तिरछी वाली जो जगह है वो वैसा एरिया होता है जहाँ हम 1 2 3 क्लाइंबर होते हैं जो पिक्चर्स वगैरह क्लिक खड़े हो सकते हैं। 3-4 लोग खड़े हो सकते हैं एक साथ, खड़े हो सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल अंत में, एकदम अंत में। हाँ, नहीं वो ये पूछ रहा हूँ, जब एकदम जैसे चोटी पर आप चढ़ते हैं वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम लास्ट में? हाँ, तिरछी खड़ी चढ़ाई है। पर जब बीच का जो पेच आता है वो एकदम सीधा आता है, वो सीधा आता है एकदम। वहाँ से बहुत सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते होंगे, पहुँच गए एकदम और फिर भी? जितने लोग गए हैं उतने वापस नहीं आते। हर साल? कई ऐसे भी हैं जो 1 से ज़्यादा बार जाते हैं? कुछ लोग हैं जो 1 से ज़्यादा बार जाते हैं। क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगी। यदि मेरा पहली बार में सबमिट हो जाता तो मैं तो प्रभु जी, मैं नहीं। हाँ, पहली बार में क्यों नहीं हुआ था? सलाम है आपको। 2018 की बात है वो। 2018 में मैं सेम दाई शेरपा, हम लोग माउंट एवरेस्ट के लिए गए और हम लोग कैंप मतलब 8100 मीटर पे थे और मेरा 700 मीटर बचा था। और दाई ने रुका, थोड़ा बोला, बहनी ऑक्सीजन लिमिटेड है, सबमिट हो जाएगा यहाँ से। उनने कैलकुलेशन किया, जिंदा वापस नहीं जाएंगे अपन, तुम तो अकेली हो, मेरे तो बाल बच्चे हैं। मेरे को वो 25 लाख दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे। मैंने बोला दाई मेरे को करना है, मुझे करना है। देन उन्होंने बोला पहाड़ वहीं है, ज़िंदगी रही तो दोबारा कर लेंगे। हम वापस आए और 9 घंटे के गैप में सारे अखबारों में छप गया कि इनने एवरेस्ट चढ़ लिया। मेरे लिए वो टाइमिंग हैंडल करना सबसे कठिन था कि बड़े बड़े अखबार में छप जाना और खुद से फिर बोलना कि नहीं मेरा 700 मीटर नहीं हुआ, क्योंकि आत्मग्लानि हो रही थी मेरे को। तो सब लोगों को गांव में टॉर्चर करने जाना, वो टॉर्चर यदि माँ बाप के साथ नहीं होता तो मैं दोबारा तैयारी करने का सोचती भी नहीं। तो वो बहुत ज़रूरी था। कई बार तो आज तक लोग भ्रांतियाँ बोलते अरे नहीं सबमिट नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ भाई 2018 में नहीं हुआ, 2019 में सक्सेसफुल सबमिट हुआ। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या क्या करूँ? लोगों ने ताने मारे 2018 के बाद जब नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो? बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें छोटी पहाड़ी कोई चढ़वा के दिखाना था ना आसपास की। लोग ऐसे बोलते 700 मीटर नहीं चढ़ पाई। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। 700 मीटर। तो 2018 में जब ये सब तानाकशी हुई, फिर 2019 में आपने फिर तय किया अब फिर जाऊंगी और होगा। हाँ, मतलब ये था कि करना, अब तो करना ही है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए।
25 लाख कहाँ से हो पाए थे? वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजीली तो नहीं होते सर। सामने वालों को भी इसका फायदा बताना पड़ता है। सो आपकी तरह मैं सिटी में थोड़ी नहीं हूँ कि दिमाग सिटी वाला चलेगा, अरे HR से बोल दो, इसको कंपनी को ये फ़ायदा दे दो। तो बुद्धि इतनी नहीं थी, तो मैं तो अखबार में इकट्ठा करके देखती थी किस किसने प्रथम पृष्ठ पे इश्तिहार दिया है, इन सबको मार्केटिंग चाहिए, ढेर सारे नंबर निकाले। अब ये नहीं पता था कि HR मैनेजर अध्यक्ष कुछ होता है, हेड से बात करा दो। और गांव के होने का एक और बेनिफिट होता है कि डर नहीं होता। वो चीज़ें लगती, लोग बोलते थे हल्के में ले लेते थे, कुछ लोग मिलवा देते थे। सबसे पहला उपाध्याय मसाले वाले, उन्होंने 17,000 दिया। फिर लोगों को कैसे बताऊं कि उनके बेनिफिट है, तो थैंक गॉड बॉलीवुड का कि उन्होंने एक अच्छी मूवी रिलीज़ की थी उस समय, सुल्तान मूवी से मेरे को आइडिया आया कि अपन को अपनी मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए। मैं लोगों के पास जाके बोलती थी, आपने सुल्तान मूवी देखी है? बोलते थे हाँ देखी है। बस सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है। हुआ कि नहीं, वो खेल रहा था, वो फेमस, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी, आपका लोगो मेरे साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक जाएगा, मैं हर जगह आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करूंगी, क्या आप मेरे को स्पॉन्सर करेंगे? चलो इक्विपमेंट ही कर दो, चलो 25,000 ही कर दो, करोगे क्या? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कुछ लोग ऐसे आए। फिर हमारे यहाँ का एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ फ्री फोकट में मार्केटिंग हो जाएगी वैसे तो मतलब नाम बट MP सरकार, ट्राइडेंट ग्रुप, LNCT, ये सब ग्रुपों ने थोड़ी मदद करी। एक का पर्चा मैं दूसरी जगह दिखाती थी, इनने कर दिया आप भी कर दो, इनने कर दिया आप भी कर दो। मतलब सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं सीखना था, बल्कि खुद की मार्केटिंग करना, आज तक करते उसके लिए पैसे इकट्ठे करना। ये तो कितना मुश्किल काम है। किसी और को करना चाहिए था आपकी जगह, सच में। मतलब ये वो दिखाता है कि हिंदुस्तान में कितने पोटेंशियल वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें ये सब स्किल भी सीखना पड़ता है जो शायद उन्हें नहीं सीखना चाहिए। इसके लिए किसी और को आगे आना चाहिए था। मुझे तो अब पता चला कि व्यक्ति को मैनेज करने के लिए भी मैनेजर होते हैं, प्रोफाइल मैनेज करने के लिए। हाँ। और एवरेस्ट के बाद मेरे साथ हुआ था कि मैं तो लाइक और कमेंट के ज़माने की थी, मेरे को पता अच्छा व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ क्या होते हैं? जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं उसको व्यूज़ बोलते हैं। अच्छा ऐसा क्या? तो मुझे लगता है परिवेश का बहुत अंतर होता है। जो शहरी बच्चे होंगे उनको वो सब कुछ पता है जो गांव के बच्चों को नहीं पता है। और मैंने शहरी बच्चों को देखा है, उनको ये पता है कि दूध से पैकेट में आता है, उनको ये नहीं पता कि गाय, बकरी, भेड़, ऊँटनी भी दूध देती है, और वो भी दूध ऐसे पैकेट्स के अलावा भी आता है। तो मैं ना आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देख रहा था जिसमें आप बता रही थी कि बहुत छुटपन में शादी हो गई, सगाई हो गई, और उसके बाद ये भी पढ़ रहा था कि आपको पढ़ने के लिए इसलिए जाने दिया कि चलो आपकी पढ़ाई हो जाएगी और पास ही में दूसरे कॉलेज में भाई वगैरह हैं तो उनकी रोटी पानी का इंतज़ाम कर देगी। इस तरह से शुरू हुआ है ना। फिर जाके आपने धीरे धीरे दुनिया देखी, NCC वगैरह कैसे कैसे क्या होता है। कोई समझाने सिखाने वाला था नहीं। और अब आप खुद एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं भोपाल में जिसमें आप गाइड करती हैं लोगों को। तो अगर किसी को आपके पास पहुंचना हो, कैसे संपर्क करें आपको? मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं मैसेज पे बात करती हूँ उन बच्चों से। मतलब बचपन में सगाई होना, ये सब कुछ करना, मैं तो ईश्वर को बहुत मानती हूँ, वैसे तो प्लेटफॉर्म्स को बहुत मानती हूँ कि किसी अन्य रूप में हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, सीधे सीधे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आपके पास आज तक रेडियो के पास आना था तो आप ही के दफ्तर के एक सर की लाइनें कॉपी करके मैं हर मंच पे चेपती थी। तो लिंक कहाँ से कहाँ आप तक आपको पहुँचाता है। कई बार ईश्वर का और शक्ति का भी हाथ होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छा ईमानदार होना भी ज़रूरी है। मैं भी इतनी ईमानदार नहीं हूँ पर कोशिश करती हूँ। सो इन बच्चों के साथ मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे को लोगों ने जब शुरुआत में छला, बेवकूफ़ बनाया, बुद्धू बनाया, कोई और जिस बच्चे में जिज्ञासा, जुनून, एनर्जी हो वो भटकता रहे और बर्बाद होता रहे। सीधा सीधा होता है। उसके लिए हम एक टेस्ट लेते हैं कि बड़े बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग हैं पर रियलिटी में वो खुली आंखों से सपने देखने के बाद करेगा क्या। तो पहला फिजिकल टेस्ट में हम लेते हैं 10 किलोमीटर का टेस्ट और बीप टेस्ट। सो जब वो टेस्ट देने के लिए या तो अपनी जगह पे करके दिखाओ या फिर वो करो। तो ऐसे बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उनका टेस्ट देते हैं। उसमें से कुछ बच्चे 10 किलोमीटर के टेस्ट में शुरू में ही कल्टी मार देते, क्रैम्प आ गया, ये आ गया, वो हो गया। कुछ बच्चे वो 10 किलोमीटर को भले 2 घंटे में करते हैं पर वो पास है। उसने वो दिखाया ना, बैरिकेड्स तोड़ा, 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है, पेट दुख रहा है उसका पहली बार दौड़ने में। हम कहते हैं दौड़ो नहीं, चलो फिर दौड़ो, चलो फिर दौड़ो। आपको ये 10 किलोमीटर का आंकड़ा पूरा करना है क्योंकि यहाँ आपका मेंटल बैरिकेड्स आपको बार बार नए बहाने के लिए रोकता है। तो उन बच्चों को हम ट्रेन करने के लिए, जिसको पैराग्लाइडिंग पायलट
बनना है तो मैं बोलती हूँ उनको बीर जाओ, यहाँ मेरे ये सर मौजूद है, तुम पायलट बनो। मैं उनको बताती हूँ कि सर्फिंग करनी तो मुल्की जाओ, सर्फर बनो एक बहुत अच्छा। आपको स्कूबा डाइविंग करनी तो आप पौंडीचेरी जाओ, जहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं। आपको माउंटेनियर बनना है तो आप यहाँ भारत के ऐसे 5 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से अंग्रेज या दूसरे देश के फॉरेनर क्लाइंबर 3-3 साल पहले बुकिंग करते, आप वो करो। ये सब सुनने का मुझे लग रहा है कि नितिन हमें जिम जाना चाहिए। एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ तो मेरे घर के चारों दिशा में मुझे एवरेस्ट दिखना चाहिए। तो मैंने फ़ोटो लगाए, सब कुछ लगाए, एवरेस्ट की आकृति हर जगह लिखी और हर दरवाजे पे एवरेस्ट लिखा। मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। बहुत सारे पत्रकार मेरे घर में आए। एक बड़ी अंग्रेजी अखबार के एक पत्रकार मेरे घर पे आए, उन्होंने एवरेस्ट की स्पेलिंग पढ़ी और मुझसे पूछी तो मैंने बोल दी। तो उन्होंने बताया कि एवरेस्ट की स्पेलिंग तुमने गलत लिख रखी है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप अभी स्पेलिंग पूछ रहे हो, मैं फिर से गलत बता दूँ। वो ठीक है, स्पेलिंग ठीक करना इसका काम है, उसका काम है। आपका तो चढ़ना है, ज़्यादा बड़ा काम है भाई। स्पेलिंग तो ठीक है सब। हाँ, तो हम अभी बात कर रहे थे ना जब ब्रेक में, मैं चाहता हूँ वो बात आप बताएं कि पर्सनल लॉस क्या होते हैं जब आप पहाड़ चढ़ते हैं, किस किस तरह के आपने झेले? पर्सनल लॉस मतलब साथियों का जाना? जी। मेरे साथ एडवांस जब मैंने कोर्स किया था तब रवि ठाकुर नाम के एक भैया थे हमारे, उन्होंने वो कहता था, उनको टाटा स्टील और इन लोगों ने स्पॉन्सर किया था, रिलायंस और इन सब ने। वो गए थे हम लोगों की टीम से पहले, उनका एक्सपेडिशन हुआ था और हमको ये खबर मिली थी जब हम बेस कैंप में थे कि रवि ठाकुर ने सबमिट कर लिया। हम खुश हो रहे, अरे रवि भैया ने सबमिट कर लिया है। जिस दिन हमारा हम लोग सबमिट पुश के लिए जा रहे थे तब खबर आती है कि वही रवि ठाकुर भैया वापसी आते समय ऑक्सीजन समय पे चेंज नहीं होने की वजह से, हैलोजिनेशन होने की वजह से क्रवास में कूद गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इमेजिन होता है कि वो व्यक्ति 1 महीने आपके साथ कोर्स में रहा है, उस साथी को भी आपने सेम सपने के समय खो दिया, तो मन में कई सारी चीज़ें आती हैं। पर्सनल लॉस होता है कि मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं एवरेस्ट पे गई थी तो एवरेस्ट पे मर जाते हैं। मैं उनको छोटा वाला फ़ोन देके गई थी कि एवरेस्ट का वीडियो देखता रही जो पापा तब उनने मुझे बोला, मैं तो उनको बोल के गई थी सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमारे पास रोको मत। तो उन्हें बताया नहीं छोरी यहाँ पे सब मर जाए। उनसे बात नहीं हुई, अंत में जाने से पहले उनसे बात हुई कि तू आ तो जाएगी ना। तो माँ बाप के वो शब्द याद आते, यार पता नहीं दोबारा मिलेंगे कि नहीं इनसे। ये फील होता है आपको, कभी आवाज़ सुनने को मिलेगी कि नहीं दोबारा। आपको उससे पहले माँ बाप बुरे लगते हैं, टोचते हैं, ये करते हैं। वहाँ याद आता है कि आपके पापाओं की बनियानों में कैसे छेद होते हैं, कैसे मम्मियों के ब्लाउज छने होते हैं, कैसे हमको पता ही नहीं होता कितनी सारी चीज़ें वो हमको भेजते रहते हैं। वहाँ वैल्यू ज़्यादा समझ में आती है। आसपास के रिश्तेदार पड़ोसी कितने बुरे लगते हैं, फिर भी हमको लगता है एटलीस्ट वो फिक्र तो करते हैं। ये पर्सनल लॉस हमें ऐसा डराता है ना, यार इन लोगों की बुरी सी शक्ल फिर से देखने जाना है हमको। वो रिश्तेदार जो आपको बुरे लगते हैं फिर भी उनकी शक्ल देखने के लिए जाना है। तलब वहाँ समझ में आती है, सबको अलग अलग तलब लगती है। किसी को बिस्तर याद आता है कि वो बिस्तर वापस मिले, इस बर्फ़ के बिस्तर पर मैं बहुत सो लिया। कुछ को अपनी माँ की आवाज़ दोबारा कान में सुननी होती है, किसी को अपने पापा के साथ बैठ के खाना खाना होता है, किसी को अलग अलग होता है। मेरा था, मुझे वो घी की रोटी की स्मेल ऐसी तलब आती थी कि मुझे वो भाजी और घी की रोटी जिंदा वापस जाके खानी है। तो सबकी अलग अलग तलब होती है। ये पर्सनल लॉस होने से बहुत डरते हैं हम लोग, जो हमें जिंदा ले जाता है। अच्छा, चढ़ना मुश्किल ज़्यादा है कि उतरना? चढ़ना आसान है क्योंकि आपके पास एक मोटो गोल है, आपको शिखर पे पहुंचना है। उतरना सबसे कठिन है क्योंकि उतरते समय आपके शरीर में जान नहीं बचती, आपके घुटने बुढ़ापे की तरह बिल्कुल हिल रहे होते हैं। लिमिटेड ऑक्सीजन होती जाते समय तो फिर भी आप यूज़ कर लेते हो, ऑक्सीजन का एक मात्रा बहुत ख़त्म हो चुकी होती है। अब आपको कैलकुलेट करके उसको मैनेज करना है। मेरे साथ जो हुआ था कि मेरा चश्मा गिर गया था धक्का मुक्की में, तो मेरे को स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी। बिना चश्मा के बाहर आना मतलब एक कमरे में कैसे टपले मार के जाते हो, तो आप पहाड़ से नीचे आओगे तो क्या होगा। तो वो बहुत कठिन था। नीचे आते समय आपके पास ना एक जिल नहीं बचती। मेरे पास तो था कि वो घी की रोटी और मम्मी पापा की आवाज़ सुनी है। आपकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी? मेरा जब स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से हमारा कैलकुलेशन का गड़बड़ हो गया था, मैनेजमेंट स्पीड स्लो हो गई थी। लोग आपकी सेफ्टी निकाल देते थे, तो मेरे शेरपा पकड़ के रखता था कि मेरा क्लाइंट को दिख नहीं रहा है, उसका सेफ्टी मत निकालो। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी सेफ्टी निकल गई और मैं चले जा रही धम धम धम। अच्छा, वो जो आप बांध के रखते हैं वो? हाँ, पर मेरे शेरपा ने बोला था कि पाँव में जितनी जान है बही नहीं, उतनी मारती रहना। तो मैंने मतलब क्रैम्पोन जो थे ना, तो बहुत तेज़ी से मारे थे अच्छे से। तो मेरे को पता भी नहीं था। तो मेरा जब ऑक्सीजन ख़त्म हुआ कैंप 3 कैंप 4 के बीच,
हम लोग कहते हैं कि मरने से पहले कैसा फील होता है, तो हमें पता चल गया था मुझे उन कुछ सेकंड में, जब सांस लेने की कोशिश करते सांस नहीं आती, आपकी नाभि के पास कुछ इकट्ठा होता है, सारी आंतड़ियाँ टूट रही होती है, पूरी बॉडी से लिक्विड निकलने से लगता है निकल जाएगा, जीव ऐसा लगता है बाहर निकल जाएगी, अभी आँख निकल जाएगी बाहर, ऐसा बहुत तेज कुछ अजीब लगता है। सांस लेने की कोशिश करो तो भी नहीं। मेरा शेरपा, मैं इसको देवदूत इसलिए बोलती हूँ कि मेरा दाई उस ऑक्सीजन को, मास्क को उसके मुंह पे लगाता था, फिर मेरे को थोड़ा सा देता था। बाहर जितने लोग मुझे क्रॉस करके जा रहे थे उनको बोलता था मेरा भाई नहीं मर रहा है, किसी के पास बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो, क्योंकि हम बचे हुए सिलेंडर होते हैं उनको खाली को लेकर आते हैं, पर कुछ सिलेंडर्स में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है। तो उसको ये था कि उसका बस यूज़ हो जाए, कुछ तो हो जाए। और मैं जिस चीज़ को बहुत मानती हूँ, लक, मेरा शेरपा का दोस्त वहाँ से अलग कलर का जूता उसने खरीदा था, इसलिए उसको पहचान गया। वो जब क्रॉस किया तो उसने कहा मेरा भाई नहीं मर रहा है। उसने कहा हाँ मेरे पास है, मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है, आधा बचा है, चेंज करो। तुरंत उन्होंने चेंज किया। उनका नाम लाकपा दाई था। हम लोग जब वापस काठमांडू पहुँचे 4 दिन बाद, मेरी आंखों की रोशनी आई। स्नो ब्लाइंडनेस में मतलब आपकी आंखों में कांटे नुमा चुभना, बड़ी बड़ी हो जाना, पानी गिरना, आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं देख सकते हो, आप 4 दिन के लिए नहीं देख सकते हो या 1 दिन के लिए। होता यह है कि सूरज की किरणें बर्फ़ पे आके रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना को झुलसा देती है। कितनी झुलसती है उससे समझ में आता है। 4 दिन बाद जब मेरी रोशनी आई तो मैंने और मेरे दाई ने ढूंढा कि उस देवदूत को भी ढूंढते, दाई उनको टिप देते और सिलेंडर वापस करते। उनने बताया कि अरे वो क्लाइंट का तो पति यहीं एडमिट है, जाके मिलो उससे। हम जब मिलकर आए तो वो इंडियन क्लाइंबर निकले, शरद कुलकर्णी, मुंबई थाने के थे वे। उनने बताया कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, अंजलि कुलकर्णी जी। अंजलि कुलकर्णी जी का डेथ होने के बाद बचा हुआ सिलेंडर मुझे कैंप 3 कैंप 4 के बीच जो लाकपा दाई ने चेंज किया, वो मुझको मिला था। जिनका बता रही थी कि उनके वीडियोस उपलब्ध भी हैं इंटरनेट पे, आखिरी वक्त के, जो आखिरी वक्त के, कि कैसे वे लड़ रही हैं। गूगल पे कोई भी सर्च करता है अंजलि कुलकर्णी जी के वीडियोस, उनके अंतिम क्षण के वीडियोस है कि वो कोशिश कर भी रही हैं और गिव अप भी हो गया है। उनका शेरपा उनको हिंदी में पुश कर रहा है, चलो चलो। तो वो मोमेंट बहुत ख़तरनाक है, जो मुझे आज तक फील कराता है कि उनके पति ने मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी है जिसमें बोलते हैं वो कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें अंजलि की सांसें चल रही है, इसलिए मुझे फील होता है। और एक फ्रेंच पर्वतारोही भी थे, वो सबसे डेंजरस मोमेंट था मेरा। मैंने डेड बॉडीज़ पुरानी देखी थी, कभी मैंने मेरे घर पे भी कभी किसी की डेथ होते नहीं देखा, ना ही देखा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत डरती थी। कभी भी मैं किसी के मृत्यु के वो बोलते हैं ना कि किसी के घर में बगल में मृत्यु हो गई, मेरे घर पे मैं जब से बड़ी हुई हूँ तब से दादाजी की या इनकी भी डेथ हुई तो मैं मामा साहब के घर पे थी, मैं मौजूद नहीं थी। तो मैं और मेरे शेरपा जब चल रहे थे तब हमारे यहाँ एक लॉसेक का कैंप 4 आता है, वहाँ एक ब्लू कलर का उनका डाउन सूट था पूरा, और जूते रेड कलर के थे मिलेट्स के। और हम लोग जब चल के जा रहे थे तो दाई ने बताया कि एक फ्रेंच क्लाइंबर था, इसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है, तो उसके हारने से उसकी डेड बॉडी से तिरछी लगी हुई थी, बैग उसके चेहरे पे रखा हुआ था, उसकी मुंडी तिरछी थी, ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा है और हमें उसके बगल से क्रॉस करके जाना था। तो वो मेरा मोमेंट सबसे ख़तरनाक था जो 2018 में मेरे साथ हुआ था। स्टफ। और ये सब देखने के बाद हौसला और मजबूत हुआ, टूटा नहीं, कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, एवरेस्ट की काफ़ी बात हो गई, लेकिन मैंने जैसा परिचय में बताया था कि आप 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे ऊंची हाइट है वहाँ भी पहुँची है ना, कौन कौन से थे? एवरेस्ट के बाद मैंने किया था अफ्रीका का हाईएस्ट माउंट किलिमंजारो, जिसमें मैंने टीम को लीड किया था। लीडर क्या होता है ये फील किया था कि सबसे वीक क्लाइंबर के साथ भी आपको पीछे जाना है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर के साथ भी आपको आगे जाना है, तो आपको अपना पानी जो कीमती बचा है वो भी देना पड़ेगा। ये सब मैंने किलिमंजारो के दरमियान देखा। किलिमंजारो इतना खूबसूरत पर्वत है जहाँ अंतिम समिट उसका भी टफ होता है कि हम लोगों के लिए ज्वालामुखी मतलब आग उगलता हुआ। हम जब किलिमंजारो को देखते थे कि ज्वालामुखी जो कई सालों बाद अब ठंडा पड़ा हुआ है, जिस पे बर्फ़ है और ऐसे निकला हुआ है, उस पर चढ़ने के बाद कॉर्नर पे जाके उसको सबमिट करते हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत, वो अलग तरह का इसलिए था। मैंने वहाँ के लोकल लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखा। हमको लगता है कि हम लोगों के लिए शरीर के अलग अलग मायने होते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मल एक किसान का शरीर भी एक अलग तरह से होता है, क्योंकि जीन्स, वातावरण, ये सब चीज़ें, वहाँ का खान पान, रहना,
हर चीज़ में खुश रहना। तो किलिमंजारो का एक अलग एक्सपीरियंस था, आधी दुनिया देखने का मौका इसी दरमियान मिलता गया। क्या साल था ये? उसके बाद जस्ट बाद। इसके बाद कहाँ गई फिर माउंट एल्ब्रस गई, जो कि यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन है, रशिया की बॉर्डर आती है। और वो पहाड़ ऐसा है, 2 आइसक्रीम की क्यों रखी हुई है। वहाँ से हमें बताते हैं कि यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध हारा गया है। हम पूछते हैं क्यों हारा गया है। फिर वो हमारे साथ जब होता है तब हमें समझ में आता है। तो आगे बेस कैंप तक पहुँचना आसान है, उसके बाद जब रियल चैलेंजेस आते हैं कि सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी हवा चल सकती है, कभी स्नोफॉल हो सकता है, कभी बारिश हो सकती है, कभी इतनी गर्मी लग सकती है आपका मन करेगा सब कुछ निकाल के फेंक दो। अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो हम लोग समिट के लिए जब निकलते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है बहुत गर्मी हो रही है यार, हटाओ सारे इक्विपमेंट। कभी आपको लगता है यार सब कुछ पहनो, बहुत तेज ठंड लग रही है। कभी आपको लगता है यार ये भी कवर कर लो क्योंकि स्नोफॉल हो रही है। कभी आपको लगता है नीचे बैठ जाओ, हवा उड़ा ले जाएगी। सो माउंट एल्ब्रस समिट करना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देके गया। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि भाई हमारे भारत का मिथुन चक्रवर्ती जी यहाँ फेमस है, सब कुछ जिमी जिमी गाना पता है वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत था। बाहर जाते समय मुझे बहुत दिक्कत आती है, मेरे लिए टमाटर गाजर ही मेरे भोजन हुआ करते हैं वहाँ पे। बहुत क्योंकि आप शाकाहारी हैं। हाँ, मुझे बहुत खाने की बहुत कष्ट झेलने पड़ते कभी कभी। और फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, मैंने कंगारू पहली बार देखा। हाँ, वही होता है। तो मतलब मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में भी गई आप चढ़ी? हाँ। वहाँ कौन सा है? माउंट कोजिएस्को। अब हाँ, फिर टेकरी है वो, तो एक तरह से हमारी भाषा में कहा जाता है। बहुत कम हाइट है बट हवा बहुत ज़्यादा है। पर ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन मुझे समिट करना इसलिए यूनिक लगा कि मुझे अलग दुनिया देखने को मिली। कंगारू शायद कहीं और देखने को मुझे मिलता ही नहीं। तो मुझे लगता है ये एक्सपीडिशन मेरे लिए दुनिया के लिए दिमाग के चक्षु खोलने के लिए बहुत ज़रूरी थे। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से उतरती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक व्यक्ति, बच्चा जब पैदा होता होगा, मैं तो यहाँ वो भी तो हर चीज़ को ऐसे जिज्ञासा से देखता होगा ना। जब मैं माउंट अकांगुआ गई तो वहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा अकेलापन फील हुआ और मुझे लगा इंसान दिख जाए, क्योंकि वहाँ हम सब लोग या तो लोग गाड़ी के कांच में बंद दिखते थे, दुकान के बंद दिखते थे, घर में बंद दिखते थे। क्यों? वहाँ इंसान बहुत कम दिखते थे, मुझे पता नहीं। माउंट अकांगुआ के टाइम फिर हम लोगों का अर्जेंटीना से फिर हम लोगों को हमारी जगह पे जाना था। वहाँ मैंने पहली बार देखा कि तलहटी के नीचे कई सालों पुरानी, क्या बोलते हैं इसको, रेड वाइन ना, रेड वाइन, वाइट वाइन, ऐसी ढेर सारी रखी हुई हैं और अंगूर लगे हुए हैं वहाँ पे। ये सब देखना अनोखा था। उसके बाद माउंट अकांगुआ ऐसा पहाड़ है कि वहाँ के पानी में मिनरल्स नहीं है, तो सबको लूज मोशन लगे हुए होते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों को वीक कर देता है। वहाँ के पानी में मिनरल्स नहीं होने की वजह से बहुत चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती है। वहाँ के समिट पे हम जाते हैं तो 2 लीटर पानी में 4 दिन रहना है, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। वहाँ का पहाड़ ऐसा है कि वहाँ पत्थर गिर रहे होते हैं, हवा बहुत तेज़ चलती है। तो ये एक्सपेक्टेशन मुझे जीवन में कई रंग देकर चले गए जो मुझे याद ये नहीं कर रहे होते तो मैं आधी दुनिया देख भी नहीं पाती। एवरेस्ट से बिल्कुल अलग तरह के चैलेंजेस इन सब के, हर पहाड़ के अलग चैलेंजेस है। हम नहीं कि आपने सीख लिया तो अब सब चढ़ जाओगे आप, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हर पहाड़ के अलग चैलेंजेस है। पानी, उसके चैलेंज कितने अलग हैं इससे? फिर सेम चीज़ आ जाती है कि सोच लिया था कि समंदर के नीचे जाना है पर स्विमिंग नहीं आती थी। तो मेरा इंस्ट्रक्टर यही वो इंग्लिश में थोड़ा गाली देता था कि what a stupid people, she don't know swimming and she think she won't go to deepest point, ऐसे ऐसे बोलते थे वो लोग। तो मैंने पहली स्विमिंग मेरी हमारी क्वायरी होती है उसमें सीखी थी, फिर समंदर में जंप लगाया था। मुझे नहीं लगता डर, कुछ भी चीज़ से डर नहीं लगता मुझे, पर उनके शब्द ये थे। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने फ़ोन का ट्रांसलेटर यूज़ कर करके मैंने मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा पढ़ाई डाइविंग के टाइम करी है। मेरे को नहीं लगता था कि कभी फिजिक्स मुझे पढ़ूंगी। कहते ना हम जितना डरते हैं ईश्वर आपके सामने वही लाता है। और अंडर वाटर डाइविंग मतलब फुल फिजिक्स, प्योर फिजिक्स है। वहाँ पे आपको समझ में आता है कि पहाड़ चढ़ने से दुगना कठिन समंदर है। यहाँ आप मिनट में मरते हो, वहाँ आप सेकंड में मरते हो। वहाँ कैलकुलेशन कितना मायने रखाता है, सांसें कितनी मायने रखाती हैं। वहाँ पे आपको लगता है आपने दुनिया देखी, अरे आपने कुछ नहीं देखा। समंदर के बाद आपको पता चलता है कि कितना कुछ एक्सप्लोर करने को है, जो आप ऐसे ही चले जाते हैं, जो आप सोचते रहते हो। हम यहाँ जी जंजाल में लगे हुए होते हैं। कहीं मैं सुन भी रहा था, किसने बताया कि स्पेस को हमने 0.12 कुछ % एक्सप्लोर किया है। बोले अब हैरत इस बात की है हमने समंदर इतना भी नहीं किया है। नहीं किया।
मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं जब गई थी, हम लोगों को भी कोर्स होते हैं वहाँ पे, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, रेस्क्यू कोर्स, साइड माउंट कोर्स। मेरे को बिल्कुल अलग है उससे जो पहाड़ के। कठिन ज़्यादा है मेरे लिए, कठिनाई स्विमिंग सीखना थी। अब पता है फिर परिवेश का अंतर आ जाता है। हमारे यहाँ स्विमिंग गांव में ना लड़कों को कुप्पे बांध के डाल के सिखाते हैं, किसी लड़की को क्यों नहीं सिखाते? किसी को भी सिखा, नदियाँ हुई तो एटलीस्ट किसी महिला को आ जाएगा। गांव में किसी महिला को जो गांव की उनको नहीं आती, पुरुषों को तो फिर भी सिखाते। तो वो सीखना चैलेंजिंग ज़्यादा था। अब आता है समंदर में ट्रेनर नहीं मिलते हमको, एक्सपर्ट ट्रेनर। तो मेरे लिए जो ट्रेनर थे वो अर्जेंटीना से आए थे, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो समंदर में नीचे जाने के बाद हमें समझ में आता प्रेशर। फिर मैं एक मूवी का रेफरेंस लूँगी, द गाजी अटैक। गाजी अटैक मूवी लोग देखेंगे तब उनको प्रेशर समझ में आएगा कि कैसे गाजी अटैक में पनडुब्बी के कलपुर्जे निकलते। तो वो पार्ट होता है कि हमारे शरीर में प्रेशर कैसे कंप्रेस करता है, हमारे लंग्स को कंप्रेस करता है। यहाँ अंडा फोड़ेंगे तो क्या होगा? फैल जाएगा। समंदर के अंदर अंडा फोड़ोगे तो वो येलो के ऊपर वाइट कंप्रेस हो जाएगा। तो ये आपके लंग्स के साथ होता है। ये खाली बॉटल जो मैं दिखा रही हूँ वो ऐसी फूली हम लेके जाते हैं और फिर वो ऐसे करके बिल्कुल कुचुम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको ये दिखाता है कि आपके लंग्स और आपकी बॉडी के ऑर्गन से कितना प्रेशर है शरीर पर, कितना प्रेशर है, एकदम कंप्रेस होते हो। हम लोगों को क्या लगता है, समंदर के नीचे जाते हैं जो लोग प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करते होंगे, आपको पता होना चाहिए कि प्योर ऑक्सीजन केवल 6 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, मतलब व्यक्ति मर जाएगा, जहरीली हो जाएगी। हम लोग गैसों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ जाएगी ऑक्सीजन ब्रीथ करने के बाद? वो बबल फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से जो भी डाइवर होता है, यदि वो बबल्स के साथ आने के बाद हेवी वर्कआउट या कुछ भी करेगा तो वो बबल्स, जैसे इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण बताऊंगी। कोको कोला की बोतल में आपने बबल देखे, कोको कोला की बोतल को ग्लास में डालते तो बबल दिखते हैं। तो डाइवर बाहर आने के बाद भी साइलेंट फॉर्म में आपकी बॉडी में बबल रहते हैं। क्लाइंबर बोलूँ, डाइवर को उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि 2 दिन बाद सर्टिफिकेट देंगे। रीज़न, 2 दिन में यदि आपने कुछ भी हेवी किया तो वो बबल हार्ट तक पहुंचा के कार्डियक अरेस्ट कर देगा, आप मर जाओगे। सो डाइवर, जो टेक्निकल डाइवर होता है, बड़ा लेजी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हीलियम 1 लीटर 30,000 की आती है। हीलियम नार्कोटिक होने से बचाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक गैस है, शराबी की तरह आपका दिमाग घुमाती है, आपको हिला हुआ सब नज़र आता है। नीचे जब जाते हैं तो सेम ऐसा ही फील होता है, आपका दिमाग इतना स्लो मोशन में काम करता है कि पूछो मत। अब आता है मरीन लाइफ। यहाँ हम लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ये लॉयन फिश है, या स्कॉर्पियन फिश है, ये शार्क है। अच्छा, बताते हैं एक दूसरे को कि ये आगे। हमेशा बॉडी सिस्टम में जाते हैं हम लोग। सो जब नीचे जाते हैं तो जो हमारी स्कॉर्पियन फिश है, हमेशा कहा जाता है समंदर में बॉटम टच मत करो, बॉयंसी मेंटेन करो। बॉयंसी मतलब क्या? जैसे स्पेस में बॉयंसी मेंटेन की जाती है। जो भी स्पेस में जाने वाले लोग हैं वो पहले समंदर में जाते हैं बॉयंसी सीखने के लिए। 3 सेकंड में सांस लेना है, 6 सेकंड में छोड़ना है, बॉयंसी मेंटेन करना है शरीर को। सो बॉयंसी मेंटेन करना मतलब बॉटम टच इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्कॉर्पियन फिश बिल्कुल रेतीली टाइप की दिखती है, तो उसके टच करने से, उसके जहर से आदमी नहीं मरता है। उसका दर्द इतना होता है कि 100 हथौड़े कोई मार रहा है आपको। लोगों को पानी के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है। जेली फिश का टाइमिंग होता है, जेली फिश के स्ट्रिंग लगते तो टॉयलेट अपने 8 व्यक्ति का हो जाता है, ऐसा लगता है तिलमिला गए हो आप। समंदर में 3 तरह के करंट होते हैं। अपर, जो आपको लहरें ऊपर दिखती है, वो एक नहीं है, 3 है। ऊपर भी है, बीच में भी है, नीचे भी है। अपर वेली, मिडिल वेली, डाउन वेली, 3 तरह के करंट होते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग जाते हैं, अपनी डाइविंग साइट ढूंढते हैं। साइट्स होती हैं हमारी डीपेस्ट साइट, और वहाँ पे मैंने तो और मेरी टीम ने, हमने आर्टिफिशियल साइट्स डेवलप की थी मछलियों के लिए रहने की। तो ये सब हमें समंदर की दुनिया जब हम एक्सप्लोर करते तब हम सीखते हैं, करते हैं। मेरे साथ एक ग्रुपर मछली थी। मछलियों का विश्वास जितना सबसे कठिन होता है। डेली जाके ग्रुपर एकदम लेजी मछली होती है, सुंदर सी उसकी आँखें होती है। डेली जाके वो भी वहीं रुकी होती थी, मैं भी वहीं रुकी होती थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते थे, फिर मैं वापस आ जाती थी। सी स्नेक्स ह्यूमन की तरफ अट्रैक्ट होता है। नीचे जाते हैं तो कितना पानी ठंडा होता जाता है, कैसे लाइटिंग कम होने लग जाती है। ये सब हमको पढ़ने और सीखने को मिलता है। ऊपर आना कभी भी तेज़ी से नहीं, वरना लंग्स ओवर एक्सपेंडेशन की वजह से फट जाएंगे, पंचर हो जाएंगे। तो ये इतनी बारीक चीज़ें होती हैं जो डाइविंग के टाइम होती है कि पूछो मत। और ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, फिर छोटा प्रैक्टिकल करना होता है और फिर उतारना होता है। उतारने में सब गड़बड़ भी हो सकता है। आप अपने डाइवर के साथ करंट में खो भी सकते हैं, आपको अकेले बचना है।
आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको छोड़ के भाग आ सकता है, इस चीज़ लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आप अकेले भी हो सकते हो, तेज़ी से ऊपर भी नहीं आ सकते, 3 सेफ्टी स्टॉप लेकर ही आना है, वरना मर जाओगे। ऊपर आओगे तो DCS से मर जाओगे। तो ये सब आपको मेंटेन करना है। इसके लिए एक मूवी है 45 मीटर, तो उसमें आपको पता चलता है कि टेक्निकल डाइविंग असलियत में टेक्निकल क्यों है। आपके साइड माउंट में आपके जो सिलेंडर लगा के जाते हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, सही टाइम पे सही गैस भी मिक्सचर यूज़ करना है। आपको अपने बॉडी को भी बताना है, भाई तू गलत गैस ब्रीथ कर रहा है, तू सही कर। हम जब करंट में फिनिंग मारते तो पैर में क्रैम्पोन आ चुके होते हैं। मेरे जेट फिन्स थे, 2.5 किलो के होते हैं वो जेट फिन्स पे। वो करो, सारे टैंक लगे हुए हैं, बोयेंसी मेंटेन करो। आप नीचे जा रहे हो, उस डेप्थ को मेंटेन करो, पानी के करंट को मेंटेन करो। उसके बाद धीरे धीरे सेफ्टी स्टॉप करो। तो समंदर का भी एक रूल है कि जाना आसान है, ऊपर बड़ा आना बड़ा कठिन है। तो जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, उससे पहले 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड फेल हुए थे। 70 हज़ार रुपये एक दिन में गए थे। सुप मेरा इंस्ट्रक्टर अर्जेंटीना से था, वो चटक गया था कि क्या मैं किसको करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ। मैं ये डीमोटिवेट हो गई थी। बोट समंदर के अंदर खड़ी हुई है, पैसे ऐसे लग रहे पानी में 70,000 गए, अटेम्प्ट फेल हुआ था। इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहे बोट पे आने के बाद, और ऊपर आने के बाद फिर से खुद को मोटिवेट करना कि अगला अटेम्प्ट सक्सेसफुल करना है। तो कठिन ज़्यादा था। और ये कितनी बार किया? टेक्निकल डाइविंग के लिए मैंने 2.5 साल पूरे दिए मेरे जीवन के, बंगाल की खाड़ी पौंडीचेरी में, जहाँ जिपमर अस्पताल करीब यदि कुछ भी इंजरी होती तो एटलीस्ट बचने के चांसेस 10% होते हैं। मैंने लगभग बाकी डाइव जो हैं वो 100 की होंगी, और उसको मिला के टेक्निकल डाइविंग को मिला, टेक्निकल जो डाइव्स थी वो मेरी 250 से ज़्यादा होंगी। और आप इकलौती हैं दुनिया में जिसने ऐसे पहाड़ छुए और ऐसी गहराइयाँ कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। मेरा 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन जोड़ने के बाद है। अकेले करने वाले तो और भी द लेजेंड लोग हैं। मेरे 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन करने के बाद 147 आपका नाम गिनीज बुक में है ना? यस, वर्ल्ड बुक में और गिनीज बुक। और आपका नाम अब वहाँ भी पढ़ाया जाता है जहाँ आपको सरकारी नौकरी चाहिए थी, कॉम्पिटिशन की किताबों में जो आप कह रही थी। वो तो मेरे को लगता है कि मैं इतनी पढ़ाई में कमज़ोर थी कि मैं कांस्टेबल भी नहीं बन सकती थी पढ़ने की यदि बात करें तो। इसलिए मैं उनको बहुत मानती हूँ। पर मुझे तब ये लगता है कि आज जितने भी बच्चे होते हैं वो MPPSC के एग्ज़ाम देते हैं, या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें नाम आता है तो पापा आके बताए देख माई छोरी को नाम आयो। लगता है कि अब मैं रहूँ ना रहूँ, उन जनरल नॉलेज की किताबों में वो नाम चलता जाएगा। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। और इतनी देर से आप पूरे पॉडकास्ट में संघर्ष की बात कर रही थी कि कैसे अलग अलग तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी उपलब्धि को हासिल करने के बाद भी खिलाड़ियों को किसी तरह का स्ट्रगल करता रहना पड़ता है? कोई इमेज होती है जो वो बनाए रखना चाहते हैं, जैसे हम एक्टर एक्ट्रेसेस की देखते हैं, नेताओं की देखते हैं, कोई इमेज वो भी कैरी करते हैं खिलाड़ी भी? मैं तो इन सभी फील्ड के लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे लगता है कि जो पहली जनरेशन के लोग होते हैं ना, उनको रुकने का मौका नहीं मिलता कि वो कहीं ठबक जाएं। हमारे पीछे ट्रेन लगी हुई होती है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, भागो। सो वो बना के रखना भी हमारे हाथों में होता है। सो मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ कि हम कहते हैं कि एक विश्व सुंदरी हमारे यहाँ आने वाली है, तो हम उनमें धारणा बना लेते हैं कि उनके सिर पे ताज रखा होगा, बहुत पतले से शरीर को वो मेंटेन करके आएंगी, खूबसूरत सा परिधान पहनेंगी, और हमने ये धारणा बना ली। उनको ये किए हुए कुछ समय हो जाए और वो जब आती हैं तो हम कहते नहीं यार ये वैसे नहीं है। हम एक वेट लिफ्टर को देखते हैं और हम इमेज करते हैं कि एक ऐसे काफ़ी चौड़ी सी बॉडी होगी, दमदार सी पर्सनालिटी होगी, और हम देखते हैं कि उनको ये किए हुए समय हो चुका होगा, तो उनकी शरीर में कुछ बनावटों में चेंज हो चुका होगा। ये मेरे साथ कब हुआ? जब मैं अंडर वाटर डाइविंग करी तो मैंने वेट गेन किया, और फिर मैंने फील्ड चेंज करी 2022 के बाद, जब ऐसे कोच के रूप में जब मैं आई तो हैवी वर्कआउट मेरा छूट गया। मैं हर दिन 10 किलोमीटर नहीं दौड़ती थी, हर दिन 21 किलोमीटर, सैटरडे 21 किलोमीटर नहीं दौड़ती थी, महीने में 42 किलोमीटर नहीं दौड़ती थी, पर उस समय डाइट बड़ी हैवी थी। ये कम होने के बाद शरीर ने तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, शरीर में परिवर्तन आया। सो मुझसे ज़्यादा लोगों को ये चीज़ खलने लगी कि जब कुछ जगह जाने लगी तो एक जो शब्द था जो मेरे लिए पहली बार बोला गया था, और खिलाड़ियों के लिए और इन सब मापदंडों के लिए बोला जाता है, यार अब ये वैसा नहीं है। मेरे लिए बोला गया ये मोटी लड़की सच में माउंट एवरेस्ट चढ़ी है क्या? मुझे एक शब्द कष्ट हुआ, पर मैंने उस समय मंथन किया कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, उनके शरीर में परिवर्तन होने के बाद उनको क्या क्या बोलते हैं लोग, वो कैसे फेस करती हैं। सो
एट दी एंड बात ये निकलती है कि लुक और इन सब चीज़ों से ये लोग जज करके टोंट ना मारे, उससे पहले उनका पीछे देखे कि उनने जो अचीव किया उनमें से 50% भी आप कर सकते हो क्या? अरे ऑब्वियसली एक उम्र होती है, एक दौर होता है, उसमें इंसान जो जो करता है पूरी ज़िंदगी थोड़ी कर सकता है। और महिलाओं को तो खासकर, महिलाओं को तो इतनी तरह के परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, पुरुषों से ज़्यादा ही, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मतलब कहने लायक बात भी नहीं थी। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं अब पूछूंगा, आप ये कह रही हैं तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ वगैरह पे असर पड़ा जब इस तरह की बातें सुनी? बहुत ज़्यादा। सभी टूटते हैं अंदर से, फील होता है, खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, दर्पण देखने का मन नहीं करता, प्रोग्राम्स में जाने का मन नहीं करता, पब्लिक से मिलने का मन नहीं करता, कपड़े पहनने से पहले सोचना पड़ता है यार ये यूँ नहीं, बात करने का मन नहीं करता, एक छोटे से ओरा में सिमटते जाते हैं। सो हम लोग उसका ओरा इतना छोटा कर देते हैं कि उसने जो कुछ अचीव किया उसके लुक से जज करके सब आप एकदम ख़त्म कर देते हो। कैसे उभरी इससे आप? मैं आप तो मेंटली स्ट्रांग थी, इतनी कहानी सुनी हमने। अब मुझे एक चीज़ समझ में आई सर कि मेरे को फिर से 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना, नहीं कर सकती मैं, और मुझे ऐसा कोई वर्कआउट नहीं करना जिससे मुझे मेंटल स्ट्रेस आए। मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ 51 सुबह, 51 शाम को, ब्रीदिंग प्राणायाम करती हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो अचीव किया वो पीछे है, मुझे अब किसी को जज नहीं, मतलब किसी को शो करके प्रूफ नहीं करना। पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जूझते रहते हैं, कई ऐसे अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं जो फिर इतने सिमट जाते हैं कि वो फिर से पब्लिक में आ ही नहीं पाते इन टोन की वजह से। तो हमें जज करने वाला जो चीज़ है वो हटाना पड़ेगा। मैं जब अब सलवार सूट बिंदी में आती हूँ, इस तरह से रहती हूँ, तो लोग बोलते हैं यार माउंटेनियर या एथलीट ऐसा नहीं रहता। तो कैसे रहता है? सूट पहन के रहता है 24 घंटे? सो बहुत जज करने के अलग अलग तरीके हैं। और ज़्यादा मैंने तो मेरा पहाड़ चढ़ लिया है। जो लोग बोलते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनका एवरेस्ट अभी सामने खड़ा है, वो उनके एवरेस्ट की तैयारी करे और उसको फतह करे। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा परमार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना संघर्ष किया, इतनी उपलब्धियां हैं आपकी लिस्ट में, और जो आप कर रही हैं करती रहिए, किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने नहीं सुनी इसलिए आप एवरेस्ट तक पहुंची, आपने नहीं सुनी इसलिए आप सागर की उन गहराइयों तक पहुंची जहां हम केवल कल्पना कर सकते हैं और आपकी बातों से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप आई, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। धन्यवाद आज तक रेडियो का। किताब है द एवरेस्ट गर्ल, ब्रजेश राजपूत ने लिखी है, मंजुल प्रकाशन से आई है। और मेघा परमार की जो कहानी आपने सुनी, बहुत कुछ ऐसा जो इस पॉडकास्ट में समय नहीं था इतनी बातें इतनी गहराई से करने का, बारीकी से करने का। पढ़िएगा ज़रूर इस किताब को। और ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे। तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेघा भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। और अच्छा बुरा जो भी लगे, कुछ जोड़ना चाहें वो भी, कोई सलाह देना चाहें वो भी, सब कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ाकू नितिन देखने सुनने का। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे।